मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम मार्शल वर्ल्ड है। अध्याय 401 से 420। क्या आप जोड़ देते हैं? महल की आत्मा ने उदासीनता से लिन मिंग को देखते हुए कहा। सब कुछ प्रयास पर निर्भर करता है। जल्दबाजी में प्रगलन परीक्षण पूरा करने की कोशिश करने से आपके लिए परीक्षणों के बीच में मरना आसान हो जाएगा। हालांकि चूंकि आप जोर दे रहे हैं इसलिए मैं आपको नहीं रोकूंगा। महल की आत्मा ने ठंडे स्वर में कहा। आत्मा जाति से होने के कारण इसमें स्वाभाविक रूप से भावनाओं का अभाव था। मैं सोने जा रहा हूं। यदि आप जीवित बच जाते हैं और 5वां प्रगलन परीक्षण पूरा कर लेते हैं तो आपको बीच में ही इनाम मिल जाएगा। उस समय मैं जाग जाऊंगा। ये शब्द कहने के बाद महल की आत्मा तुरंत गायब हो गई। 5वां प्रगलन परीक्षण। लिन मिंग का मन हलचल उठा। ऐसा प्रतीत होता था कि सामान्य स्तर का प्रगलन पथ स्वयं ही विभिन्न स्तरों में विभाजित था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह एक बार में कितनी दूर तक पहुंच पाएगा। जैसे ही लिन मिंग सोच रहा था उसके नीचे की पूरी जमीन कांपने लगी। पहाड़ियों से चट्टानें लुढ़कने लगी और कुछ ही क्षण बाद दूर के मैदानों में लाल चिन्ह चमकने लगे। ये लाल प्रतीक कई दर्जन फीट ऊंचे थे और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रकाश की एक लंबी लंबाई बना रहे थे। उनकी संख्या सैकड़ों हजारों थी जो क्षितिज के अंत तक फैली हुई थी। ये है एक सरणी गठन। लिन मिंग हैरान था। ये वास्तव में एक भयानक संरचना थी। इसका क्षेत्रफल कम से कम 100 मील था। ये शक्ति का एक विशाल प्रदर्शन था। जैसे ही व्यू रचना प्रकट हुई विश्व की मूल ऊर्जा भयंकर रूप से हिलने लगी। जमीन में तेजी से कंपन होने लगा। चट्टानें दो टुकड़ों में टूट गईं। जमीन फटने लगी और बड़ी बड़ी दरारें उभरने लगी जिससे चट्टानों के ढेर बन गए मानो धरती स्वयं बुदबुदा रही हो। लिन मिंग ने अपना भाला पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि व्यू रचना में हत्या की मंशा पैदा हो रही थी। ये सचमुच एक हत्याकांड था। एक बार वह मारा गया तो वह मर जाएगा। पिंग पिंग पिंग। चट्टानों के टीले फट गए और काली चट्टानों से बनी कठपुतलियां जमीन से बाहर निकल आईं। उनकी संख्या कई सौ थी और उनमें से कई पत्थर की कठपुतलियां भी थीं जो आग से जलती थीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये ज्वलंत पत्थर की कठपुतलियां बाकी की तुलना में अधिक शक्तिशाली थीं। ये लोग गलाने के मुकदमे के दुश्मन हैं। प्रथम परीक्षण के शत्रु सदैव सबसे कमजोर होने चाहिए। पीछे के शत्रु अधिकाधिक शक्तिशाली होते जाएंगे। लिन मिंग के शरीर में सच्चा सार घूमता था। उसका हृदय योद्धा भावना से भरा हुआ था। ये सभी कठपुतलियां किसी हाउटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार से कमजोर नहीं थीं और एक साथ कई सौ कठपुतलियां सामने आईं। यद्यपि यह कठिन था लेकिन ये लिन मिंग को एक वर्ष से अधिक समय तक फंसाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उनके पीछे के दुश्मनों की ताकत तेजी से बढ़ जाएगी। लिन मिंग ने विश्राम गुफा को छोड़ दिया और मैदान में कदम रखा और विशाल संरचना में प्रवेश किया। गर्जन गर्जन। पत्थर की कठपुतलियों ने धरती हिला देने वाली गर्जनाएं की और कई सौ पत्थर की कठपुतलियां लिन मिंग को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ी। ये सभी पत्थर की कठपुतलियां 10 फुट से अधिक ऊंची थीं और इनका वजन कई हजार जिन था। जब वे एक साथ दौड़ते तो धरती हिल जाती और उनकी ऊंची चीखें आसमान तक गूंज जाती। लिन मिंग ने अपना लंबा भाला पकड़ लिया। वह अकेले ही इतनी बड़ी ताकत का सामना कर रहे थे। ऐसे दृश्य ने उसके हृदय में रक्त को जला दिया और उसकी आत्मा में उत्तेजना उबलने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने सारे दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा जो हाउटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के बराबर हैं। जब मैंने ग्रीन मलबेरी सिटी में जानवरों की बाढ़ में लड़ाई की तो मैंने जिन जानवरों को मारा उनमें से अधिकांश कमजोर और क्रूर जानवर थे। ये भी सामान्य स्तर के प्रगलन परीक्षण का प्रथम चरण मात्र है। इसके ऊपर भी राजा स्तर प्रगलन परीक्षण है। चाहे कुछ भी हो मैं यहां नहीं गिर सकता। लिन मिंग ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखों में एक ठंडी और क्रूर हत्या की मंशा चमक उठी। वह पहले से ही पत्थर की कठपुतलियों की रक्तपिपासु और पागल लाल आंखें तथा उनके शरीर को ढंके हुए क्रूर कांटों को देख सकता था। मरना। लिन मिंग पहले रॉक कठपुतली में पहुंचे। एक जोरदार चीख के साथ नीला सच्चा सार प्रस्फुटित हुआ। उसका आकार हवा में उछलते हुए तेंदुए जैसा था और बैंगनी धूमकेतु भाला चाबुक की तरह फुर्तीला था। वह सीधे पत्थर की कठपुतली के माथे पर टूट पड़ा। कच। चट्टान फट गई और अग्निगुण ऊर्जा जिसने उसकी आंखें बनाई बाहर निकल आई। पहला। लिन मिंग ने पत्थर की कठपुतली का सिर कुचलने के झटके का फायदा उठाया और दूसरी तरफ उड़ गया। उसके हाथ में रखा बैंगनी धूमकेतु भाला सांप की तरह झपटा और एक दूसरे पत्थर के कठपुतली की आंखों में घूम दिया। टकराना। जैसे ही उसकी आंखें फटी लिन मिंग को धक्का लगा और वह पीछे की ओर उड़ गया तथा बैंगनी धूमकेतु भाला अर्धचंद्र की तरह झुक गया क्योंकि उसने अधिकांश प्रभाव को संतुलित कर दिया था। अन्यथा लिन मिंग के मांस और रक्त के शरीर के साथ उसकी कलाई अभी भी सुन्नता से काम रही होगी। दो रॉक कठपुतलियों को मारने के बाद लिन मिंग रॉक कठपुतलियों के एक समूह में गिर गया। इस स्थिति में लिन मिंग अतुलनीय रूप से शांत रहा और प्रत्येक पत्थर की कठपुतली की हरकत को पकड़ने के लिए अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता रहा। वह हवा के झोंके की तरह था जो तेजी से चट्टान की कठपुतलियों के बीच से निकल गया। लिन मिंग के भाले के हर वार से लगभग हर पत्थर की कठपुतली जिस पर उसने हमला किया मर जाती। आंखें ही चट्टानी कठपुतलियों की कमजोरी थी। हर बार जब लिन मिंग भाला आगे बढ़ाता तो उसके भाले में कंपन होता हुआ सच्चा सार होता। उसका हमला आंखों के भीतर की अग्नि मूल ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अच्छा नहीं है। जिस समय लिन मिंग ने छलांग लगाई कठपुतली समूह से अचानक आग की दो टुकड़ियां निकली जो लिन मिंग को टक्कर मारते हुए सीधे आकाश में चली गईं। हालांकि लिन मिंग ने इस छिपे हुए हमले को चकमा दे दिया था लेकिन जिस स्थान पर वह चिपक गया था वह भी आग के एक खंभे से बंद था। गर्जन गर्जन। एक 3 सिर वाली पत्थर की कठपुतली तुरंत आकर लिन मिंग को घेरने लगी। एक बड़ा सा जहाज नीचे गिर पड़ा जिससे उसके बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। इस महत्वपूर्ण क्षण में लिन मिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। दिव्य दानव थंडर आत्मा उड़ते हुए चिल्लाई। पफ पफ पफ। प्रकाश की एक श्रृंखला के साथ पत्थर की कठपुतली के तीनों सिरों पर स्थित तीनों आंखें फट गईं। लिन मिंग ने इस अवसर का फायदा उठाकर रॉक कठपुतली की छाती पर जोरदार मुक्का मारा। कंपन की शक्ति फूट पड़ी जिससे उसका शरीर सीधे चकनाचूर हो गया। जैसे ही पत्थर की कठपुतली नीचे गिरी लिन मिंग तेजी से आगे बढ़ा और घेरे से बाहर निकल गया। उसके पैर शून्य को चकनाचूर करने वाली स्वर्ण चट्टान से टकराए और वह आकाश में उड़ गया। इतने करीब उसके शरीर में खून का बहाव तेज हो गया। यदि उस पर एक साथ कई मुक्के मारे जाते तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। वह बहुत खतरनाक होता। हालांकि लिन मिंग के पास आराम करने का कोई समय नहीं था। कई शू 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 ध्वनियों के साथ रॉक कठपुतली समूह द्वारा लिन मिंग को निशाना बनाते हुए आग की दर्जनों लपटें छोड़ी गईं। ये तो बुरा हुआ। अगर मैं उड़ूंगा तो मैं बस एक लक्ष्य बन जाऊंगा। लिन मिंग ने नीचे छलांग लगाई और अपनी ओर आती आग की लपटों से बच निकला। एक बार फिर वह एक क्रूर हाथापाई में फंस गया। यदि वह सावधान नहीं रहा तो अकेले ही सैकड़ों हाउटियन राज्य के रॉक कठपुतलियों के विरुद्ध वह चारों ओर से अंतहीन घेराबंदी में फंस जाएगा। लिन मिंग की ताकत के बावजूद अगर कोई दुर्घटना हुई तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। लेकिन यदि वह उस सीमा तक घायल हो जाता तो इतने सारे पत्थर के कठपुतलियों के बीच उसकी मृत्यु हो जाती। इस सामान्य स्तर के प्रगलन परीक्षण में मरने की संभावना साजन स्तर की तुलना में निश्चित रूप से अधिक थी। एक जनरल बनने के लिए किसी को कई जीवन और मृत्यु की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। ये भी अंतिम उपाय का मामला था। सेना में सच्चे नेता ढूंढना कठिन था। एक जनरल का पद एक सैनिक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। अल्पविराम 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 अल्पविराम। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। प्राचीन फीनिक्स मुख्य हॉल के एक अंधेरे कक्ष में एक रोशनी चमकी और एक फटेहाल और खून से सना हुआ युवक फर्श पर गिरा हुआ दिखाई दिया। खतरा एकदम पास से होकर गुजर गया। युवक ने राहत की लंबी सांस ली। ये युवक म्यूडिंग शान था। उसने निगलने के लिए अपनी स्थानिक अंगूठी से गोलियां निकाली और अपने घावों पर भी दवा लगाई। म्यूडिंग शान अपनी शक्ति की सीमा पर पहुंच चुके इस परीक्षण को स्वीकार करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। इसे पूरा करना अतुलनीय रूप से कठिन था और वह कई खतरनाक स्थितियों में फंस गया था। अंततः उसकी क्षमता प्रकट हुई और वह खतरे के बाद खतरे को पार करते हुए प्रगलन पथ को पूरा करने में सक्षम हो गया। इतना ही नहीं बल्कि उनकी साधना मध्य हाउटियन क्षेत्र तक पहुंच गई थी। मैंने अंततः सफलता प्राप्त कर ली है। म्यूडिंग शान ने आह भरी। बस इसी के साथ सब कुछ इसके लायक था। मुझे उम्मीद है कि अन्य जूनियर प्रशिक्षु भाई और जूनियर प्रशिक्षु बहनें मेरी तरह लापरवाह नहीं होंगी। लेकिन जब उनके सामने ऐसा अवसर हो तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो प्रलोभन का विरोध कर सकेंगे। यदि वे सुरक्षा के लिए बार बार खतरे से बचते रहे तो वे अपने जीवन में कभी भी कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि वे सुरक्षित लौट आएं। जब म्यूडिंग शान सोच रहा था उसने एक नीली रोशनी चमकती देखी और न्यू शियाओकिंग प्रकट हुई। वह भी खून से लथपथ थी लेकिन कुल मिलाकर उसकी स्थिति म्यूडिंग शान से काफी बेहतर थी।
म्यू दिनशान को राहत महसूस हुई क्योंकि उसके कंधों से कुछ बोझ उतर गया। इस परीक्षण में उसका महत्व लिन मिंग से कम ही था। ये बहुत अच्छी बात थी कि वह सुरक्षित वापस लौट सकी। फिर और अधिक रोशनियां चमकने लगी और शिष्य एक के बाद एक बाहर आने लगे। कुछ पूरी तरह से ठीक थे और कुछ घायल थे। यहाँ तक कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। म्यू दिनशान जल्दी से उसके पास गया और उसे कुछ गोलियां निगलने में मदद की। जूनियर प्रशिक्षु भाई सॉन्ग, क्या आप हावेन क्षेत्र में प्रवेश कर गए? म्यू दिनशान ने आश्चर्य से कहा। ये जूनियर प्रशिक्षु भाई सॉन्ग केवल 18 वर्ष का था और उसकी ताकत ने उसे प्रत्यक्ष शिष्यों के सबसे निचले पायदान पर रखा। इससे पहले कि वह प्राचीन फीनिक्स मुख्य हॉल में प्रवेश करता, उसकी खेती से एक आधा कदम हाउचिन पर किया गया था। लेकिन अब वह हावेन क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो गया था। एक 18 वर्षीय युवक द्वारा हावेन क्षेत्र साधना का परिणाम बहुत अच्छा था। एक भाग्यशाली सफलता। यद्यपि सोंग नामक युवक खून से लथपथ था, फिर भी वह अपने चेहरे पर खुशी की मुस्कान नहीं छिपा सका। इस समय प्रवेश करना सचमुच सार्थक था। अब चूंकि वह 18 वर्ष की आयु में हावेन क्षेत्र में पहुंच चुका था, इसलिए भविष्य में रिवॉल्विंग कोर्ट क्षेत्र में प्रवेश करना लगभग निश्चित था। अन्य शिष्यों को विभिन्न स्तरों पर लाभ प्राप्त हुआ। कुछ लोग अगले चरण में पहुंच गए थे और उनमें से अधिकतर लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन उनकी ताकत काफी हद तक बढ़ गई थी। शिष्यों ने उत्साह से एक दूसरे से बातें की। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यू, आप यहाँ सबसे उग्र व्यक्ति हैं। अब जब आप मध्य हाउटियन क्षेत्र में पहुंच गए हैं, तो उन 5 तत्व क्षेत्र के प्रमुख शिष्यों में से कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब कई शिष्यों ने म्यू दिनशान को बधाई दी तो वह मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में कुछ बेचैनी महसूस हुई। लिन मिंग बाहर क्यों नहीं आया? उनके पिछले अनुभवों के अनुसार अगले 15 मिनट में उन सभी को बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन लिन मिंग कहाँ था? हम जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन अभी तक बाहर नहीं आया है, सोंग नामक युवक ने आश्चर्य से कहा जब उसे अचानक ये तथ्य पता चला। अब शिष्यों को पता चला कि कुल मिलाकर वे 15 थे, केवल लिन मिंग गायब था। कक्ष में बैठे शिष्य अचंभित होकर देखते रहे। अभी भी समय है, म्यू दिनशान ने भौहें से कोड़ी। वह ये विश्वास नहीं कर सकता था कि लिन मिंग गलाने की परीक्षा पास नहीं कर सकता। डॉट। इस समय दिव्य फीनिक्स द्वीप के पीछे के पहाड़ों पर संतों का महल। म्यू कियानयू एक प्राचीन पुस्तक पकड़े हुए था। जब वह इसे पढ़ रही थी तो वह अपने विचारों को एक जेड स्लिप में दर्ज भी कर रही थी। योर, मेरी गणना के अनुसार जो शिष्य दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें आज जाकर चले जाना चाहिए। म्यू कियानयू ने ऊपर देखा। जो बोला था वह उसका स्वामी म्यू युवान था। जो शिष्य दिव्य फीनिक्स रहस्य क्षेत्र में चले गए थे, उनमें से हम पहले ही एक को खो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार प्राचीन फीनिक्स मुख्य हॉल में प्रवेश करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। म्यू युवान ने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज विलाप से भरी हुई थी। मम, म्यू कियानयू ने जेड स्लिप नीचे रख दी, विचारों में खोई हुई। योर, क्या तुम लिन मिंग के बारे में चिंतित हो? म्यू युवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। थोड़ा सा, म्यू कियानयू ने सिर हिलाया। वह व्यक्ति लिन मिंग बहुत साहसी था, उसे जोखिम लेना बहुत पसंद था। इसी बात को लेकर वह चिंतित थी। म्यू युवान ने हंसते हुए कहा, निश्चिंत रहो, लिन मिंग की प्रतिभा स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। इतना ही नहीं, बल्कि उच्च पूर्वज ने कहा है कि लिन मिंग पर एक महान भाग्य टूट पड़ा है। वह प्राचीन फीनिक्स मुख्य हॉल में नहीं गिरेगा। जैसे ही म्यू कियानयू और म्यू युवान बात कर रहे थे, एक लाल वस्त्र पहने नौकरानी जल्दी से आई। संत महल के शांत और सुंदर गलियारों में उसके कदमों की गूंज साधारण रूप से तेज सुनाई दे रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, आवाज अभी पहले जैसी ही जोरदार थी। म्यू युवान ने थोड़ा भौहें से कोड़ी, प्रवेश करो। लाल वस्त्र पहने दासी ने बड़े दरवाजे खोले। उसका चेहरा घबरा गया और उसने बिना झुके कहा, महाराज कियानयू, द्वीप स्वामी, एक दुर्घटना हो गई है। सर लिन मिंग अभी तक दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र से वापस नहीं लौटे हैं। क्या? म्यू युवान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। जब म्यू कियानयू ने ये शब्द सुने तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वह लाल वस्त्र पहने नौकरानी को घूरने लगी। उसके हाथ कुर्सी की हत्थियों पर कसकर जकड़े हुए थे। उसकी पकड़ की मजबूती के कारण उसकी उंगलियां पीली पड़ गई थीं। सर म्यू दिनशान और लेडी म्यू शियाओ किंग वापस आ गए हैं। 16 लोग चले गए और 15 लोग वापस आ गए। केवल सर लिन मिंग गायब हैं। 16 लोग चले गए, 15 लोग वापस आ गए, केवल लिन मिंग गायब था। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में गूंजे, म्यू कियानयू को लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो और उसकी सारी भावनाएं खत्म हो गई हो। उसका दिल खाली खाली सा महसूस कर रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसका क्या मतलब है। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की रफ्तार धीमी हो गई हो। वह भ्रमित, चिंतित, दुखी और पूर्ण विश्वास में थी। म्यू युवान का शरीर काफी देर तक अकड़ गया। अंत में उसने एक गहरी सांस ली और हाथ हिलाकर लाल वस्त्रधारी नौकरानी को आदेश दिया, वापस आओ। दासी के चले जाने के बाद उसने आंख भरते हुए कहा, क्या मेरे दिव्य फीनिक्स द्वीप का भाग्य पर्याप्त नहीं है, या फिर क्या स्वर्ग स्वयं मेरे दिव्य फीनिक्स द्वीप को दंडित करना चाहता है? दक्षिण सागर दानव क्षेत्र ने पहले ही युद्ध का बिगुल बजा दिया था और इस अंधकार में समय में एक ऐसी प्रतिभा प्रकट हुई जो आशा और उम्मीद से भरी हुई थी। फिर भी वह दिव्य फीनिक्स द्वीप पर केवल 1 महीने से भी कम समय के लिए था और वह दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में आ गया था। ऐसी अद्भुत प्रतिभा दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में आई थी जहां मृत्यु की संभावना बहुत कम थी। यदि यह स्वर्ग की इच्छा नहीं थी तो फिर क्या हो सकता था? म्यू युवान ने म्यू कियानयू की ओर देखा, लेकिन उसने देखा कि उसने अपने हाथ से एक कुर्सी को कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। तुम्हारे, चलो चलें, हमें ऐसे महान मामले के बारे में ज्येष्ठों की परिषद को सूचित करना है। सूचित करें। म्यू कियानयू ने खुद को संभाला, उन्हें किस बारे में सूचित करें? उन्हें लिन मिंग की मौत की खबर दो। भले ही मैं उन्हें सूचित न करूं, फिर भी उन्हें पता चल जाएगा। मैंने सारा अतिरिक्त वर्मिलियन बर्ड रक्त लिन मिंग को दे दिया। मैंने पहले ही ऐसा करने के लिए बहुत दबाव झेला है, लेकिन अब एल्डर्स इस कठिन समय में लाभ उठाने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। म्यू युवान ने उदास होकर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। सिंदूर पक्षी रक्त दिव्य फीनिक्स द्वीप के लिए अत्यंत कीमती था। यदि कोई वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल के मुख्य भागों को विकसित करना चाहता है तो उसके पास समृद्ध और शुद्ध वर्मिलियन बर्ड वंश होना चाहिए। फीनिक्स द्वीप के कई प्रतिभाशाली दिव्य शिष्य थे जिनकी रक्तवंशीय शुद्धता में थोड़ी सी कमी थी और इस प्रकार वे वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल के मुख्य भागों को विकसित करने में असमर्थ थे। इन शिष्यों को आवश्यक रक्त शुद्धता तक पहुंचने के लिए वर्मिलियन बर्ड रक्त की केवल 2 या 3 बूंदों की आवश्यकता पड़ी होगी। हालांकि इसमें वर्मिलियन बर्ड रक्त बहुत कम था। जब तक किसी के पास पर्याप्त प्रतिभा या समर्थन न हो, उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मुख्य शिष्य भी इस उपचार का आनंद नहीं ले पाए। लेकिन इस मामले में म्यू युवान ने वास्तव में लिन मिंग को वर्मिलियन बर्ड का सारा रक्त दे दिया था। यह जानना जरूरी था कि लिन मिंग के पास वर्मिलियन बर्ड वंश का एक छोटा सा अंश भी नहीं था। उसे शिखर तक पहुंचने के लिए उसे भारी मात्रा में वर्मिलियन बर्ड रक्त का सेवन करना पड़ा। इस तरह का मामला सामान्यतः असंभव था। इतना ही नहीं, म्यू युवान ने लिन मिंग को उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा मात्रा में वर्मिलियन बर्ड रक्त दे दिया था। उसने लिन मिंग पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसे इस बात का बेसब्री से इंतजार था कि एक दिन वह दिव्य फीनिक्स द्वीप को 5वीं श्रेणी के संप्रदाय में बदल देगा। इस निर्णायक प्रस्ताव से कई लोगों में असंतोष पैदा हो गया। हालांकि लिन मिंग की प्रतिभा बहुत प्रेरणादायक थी। यहाँ तक कि म्यू फैंशियान जैसे चरित्र को भी आश्वस्त किया गया था। कोई और इसके विपरीत कैसे तर्क दे सकता था? जिन लोगों के रक्तवंश को वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल की संपूर्ण खेती करने के लिए थोड़ा शुद्ध होने की आवश्यकता थी, उन सभी ने गुप्त रूप से लिन मिंग की निंदा की। हालांकि चाहे उन्हें कितनी भी नाराजगी क्यों न हो, वे सार्वजनिक रूप से बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन अब लिन मिंग मर चुका था और इसलिए वर्मिलियन पक्षी का सारा रक्त पूरी तरह से नष्ट हो गया। जब लिन मिंग जीवित था तो ऐसे लोग थे जो पहले से ही उसे ईर्ष्या करते थे, विशेष रूप से यान फुहोंग जैसे मुख्य शिष्य जो बीच में ही फंस गए थे। लिन मिंग की उपस्थिति के कारण उनके ऊपर चढ़ने की संभावना और भी खराब हो गई थी। लेकिन लिन मिंग की दमनकारी उपस्थिति बहुत बड़ी थी। उनकी प्रतिभा ने म्यू कियानयू को भी पीछे छोड़ दिया और भविष्य में किसी दिन उन्हें संत पुत्र की उपाधि भी दी जा सकती है। हालांकि वह अभी तक बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन उसे म्यू कियानयू, म्यू युवांग और म्यू फैंशियान का समर्थन प्राप्त था। जहां तक उनके भविष्य की बात है तो वह विश्वसनीय होगा। जब वह रिवॉल्विंग कोर्ट क्षेत्र में पहुंचा तो उसके पास सर्वोच्च एल्डर बनने की भी संभावना थी। ऐसे व्यक्ति को भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? अब जब लिन मिंग की मृत्यु हो गई थी तो स्थिति पूरी तरह से अलग थी।
वह दीवार जो सभी को नीचे धकेल रही थी गायब हो गई थी और यान फुहोंग जैसे लोग जिन्होंने लिन मिंग के कारण संसाधन खो दिए थे वे अपना असंतोष व्यक्त करने का यह अवसर नहीं छोड़ेंगे। और इनमें से कई ऐसे लोग थे जिनके संपर्क भी थे वे एक बहुत बड़ी और प्रभावशाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। न्यू युआंग उनसे निपटने के लिए पहले से ही तैयार था। 7 गहन घाटियों की तरह दिव्य फीनिक्स द्वीप भी राय और विचारों का कोई अखंड नहीं था। दिव्य फीनिक्स द्वीप के द्वीप स्वामी तथा अग्रणी शक्ति और प्राधिकारी होने के नाते स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग होंगे जो इस तथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर देंगे। हालांकि लिन मिंग की मौत के कारण न्यू युआंग को गिराना संभव नहीं था, फिर भी यह उसे घृणा और बीमार महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। युवा, मुझे पता है कि तुम दुखी हो, लेकिन एक इंसान की मौत एक बुझे हुए दीपक की तरह है, तुम्हें ये स्वीकार करना होगा। न्यू युआंग ने म्यूकियानयू के विस्मित भाव को देखा और आह भरी। शायद यूए के लिए सबसे अच्छा था कि वह बुजुर्गों की परिषद के साथ इस बैठक में भाग न ले। मालिक, क्या लिन मिंग सचमुच मर चुका है? क्या कोई अन्य संभावित कारण नहीं है? म्यूकियानयू ने न्यू युआंग की ओर देखा, उसकी आवाज काम रही थी। न्यू युआंग ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि वह भी एक वैकल्पिक कारण खोजना चाहती थी। दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र की स्थिति तब से एक जैसी थी जब दिव्य फीनिक्स द्वीप की स्थापना 3000 साल पहले हुई थी। हर बार जब लोग दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र के प्रगलन परीक्षणों में प्रवेश करते थे तो वे उसी समय बाहर भी निकल जाते थे। यदि कोई लापता है तो वह हमेशा के लिए लापता रहेगा। इसमें कभी कोई अपवाद नहीं था। मैं नहीं मानता, म्यूकियानयू ने हठपूर्वक कहा। मैं लिन मिंग को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं उनसे मिला तब से उन्होंने फ्लड ड्रैगन की गुफा में प्रवेश किया, मेरे घावों को ठीक किया, पर्पल फ्लड ड्रैगन दिव्य थंडर को अवशोषित किया, 7 गहन घाटियों की कुल गुड मार्शल मीटिंग के चैंपियन बने, वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल की खेती की, जब तक कि उन्होंने लेई मुंबई को हरा नहीं दिया। उन्होंने ऐसा क्या किया है जो सभी अपेक्षाओं से परे नहीं है? उन्होंने पहले ही बहुत सारे आश्चर्य दे दिए हैं, ऐसा एक बार और क्यों नहीं हो सकता? जैसे ही म्यूकियानयू ने यह बात कही, उसकी आंखों में जीवन वापस आ गया। उसकी आवाज तेज हो गई और अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लिन मिंग मर चुका है। मैं विश्वास नहीं करूंगा कि लिन मिंग मर चुका है। न्यू युआंग को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसके होठ हिले, लेकिन अंततः कोई शब्द नहीं निकला। एक लंबी चुप्पी के बाद न्यू युआंग ने पूछा, क्या आप बुजुर्गों की परिषद में जाना चाहेंगे? मैं जा रहा हूं। म्यूकियानयू खड़ा हुआ। चाहे जो भी हो, वह दिव्य फीनिक्स द्वीप की संत थी। वह कोई राहीन छोटी लड़की नहीं थी जो किसी ऐसी खबर से प्रभावित हो जाए जिसकी पुष्टि वह स्वयं नहीं कर सकती। दिव्य फीनिक्स पर्वत के ग्रैंड हॉल के भीतर एक ज्वाला के रंग की आत्मा नाव धीरे धीरे उतरी। न्यू युआंग और म्यूकियानयू दोनों स्पिरिट बोर्ड से उतरे। ग्रैंड हॉल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने पाया कि कई न्यायाधीश पहले से ही वहां एकत्रित हो चुके थे। जब उन्होंने न्यू युआंग को आते देखा तो इनमें से कई बुजुर्गों के चेहरे पर अफसोस और दुख के भाव उभर आए। दिव्य फीनिक्स द्वीप ने एक अत्यंत प्रतिभाशाली शिष्य खो दिया था तथा 5वीं श्रेणी के संप्रदाय में पदोन्नत होने का अवसर भी खो दिया था। लेकिन कई ऐसे चेहरे भी थे जो उपहास उड़ा रहे थे। इनमें से एक वर्मिलियन बर्ड के महान बुजुर्ग म्यू चिहो भी थे। दिव्य फीनिक्स द्वीप में सभी प्रमुख शक्तिशाली खिलाड़ियों का अंतिम नाम म्यू था। वे दिव्य फीनिक्स द्वीप के मूल मास्टर पूर्वज के प्रत्यक्ष वंशज थे जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। यह म्यू चिहो म्यूकियानयू का दूर का रिश्तेदार चाचा था और उसका चाचा गुरु भी था। म्यू चिहो ने आइलैंड मास्टर के पद के लिए म्यू युआंग के साथ प्रतिस्पर्धा की थी, लेकिन म्यू फेंगशियान ने अंततः म्यू युआंग को अपना उत्तराधिकारी चुना और इस प्रकार म्यू चिहो केवल एक महान बुजुर्ग की भूमिका निभाने में सक्षम था। द्वीप स्वामी के रूप में म्यू युआंग ने सभी संसाधनों के वितरण को सीधे नियंत्रित किया। यह एक महान बुजुर्ग के अधिकार से कहीं अधिक था। यह जानना जरूरी था कि दिव्य फीनिक्स द्वीप के भीतर अत्यंत जटिल और विभाजनकारी आंतरिक संबंध थे। 3000 वर्षों के विकास के बाद सभी प्रकार के करीबी रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, गुरु, शिष्य, सह प्रशिक्षु, परिवार, मित्र सभी एक स्थान पर एकत्र हुए। कभी कभी तो ऐसे लोग भी होते थे जो ये तय नहीं कर पाते थे कि उनका रिश्ता क्या है। इस मामले में इसे दिव्य फीनिक्स द्वीप के कुछ नेताओं द्वारा संभाला जाएगा जिन्हें उन लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है जो रक्त संबंधी थे और जिनके बीच गुरु और शिष्य का रिश्ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि संसाधनों का आवंटन अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक परिवार के कुल की युवा पीढ़ी और प्रत्यक्ष वंशज किसी संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। आखिर कौन अधिक उपलब्धियां हासिल नहीं करना चाहता? वर्मिलियन बर्ड रक्तसार की 1 या 2 बूंदें अक्सर चरम जियानिटिन क्षेत्र और रिवॉल्विंग कोड क्षेत्र के बीच की खाई को पाटने के लिए पर्याप्त होती थी। इससे दूसरों में ईर्ष्या और आक्रोश कैसे न उत्पन्न होगा? जैसे ही उसने म्यू युआंग को आते देखा, म्यू चिहो ने उपहास किया और कुछ नहीं बोला। म्यू युआंग सीधे सम्मान की सीट पर चला गया और बैठ गया। फिर उसने सबकी ओर देखा और प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए स्पष्ट रूप से बोली, लिन मिंग मर गया है। उसके आसपास के लोगों की इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। ये बात पहले से ही सबको पता थी। यह मेरा मामला है और मेरी जिम्मेदारी भी है, म्यू युआंग ने स्पष्ट रूप से कहा। यद्यपि उसने लिन मिंग को अपने पास मौजूद सभी वर्मिलियन बर्ड रक्तसार को उपहार में देने से पहले म्यू फेंगशियान की स्वीकृति प्राप्त की थी, लेकिन वह मूल रूप से इस विचार को उठाने वाली थी। आपकी जिम्मेदारी, म्यू चिहो ने रुखेपन से कहा। उच्च गुरु युआंग, आपको पता होना चाहिए कि युवा पीढ़ी में किनारे पर मौजूद उन मुख्य शिष्यों को अपनी प्रतिभा को उस हद तक बढ़ाने के लिए केवल 1 या 2 बूंद रक्तसार की आवश्यकता होती है जहां सिंधु पक्षी निषिद्ध दिव्य क्रॉनिकल साधना पद्धति के मुख्य खंडों का अभ्यास करना पर्याप्त होता है। भविष्य में इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे रिवॉल्विंग कोर मास्टर्स बन सकेंगे, लेकिन आपने लिन मिंग को रक्तसार की 20 से अधिक बूंदें दी हैं। 20 से अधिक बूंदें, ये 10 से अधिक रिवॉल्विंग कोर मास्टर्स के बराबर है जो अब हमारे पास नहीं होंगे। दिव्य फीनिक्स द्वीप के वर्मिलियन बर्ड और ब्लू लुआन गुट के पास कुल मिलाकर केवल कुछ दर्जन रिवॉल्विंग कोर पावर हाउस हैं। म्यू चिहो अपने शब्दों में कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। ये दिव्य फीनिक्स द्वीप के लिए वर्मिलियन पक्षी के रक्त का सार कितना महत्वपूर्ण और कीमती था। एक चरम जियानिटिन मास्टर के लिए रिवॉल्विंग कोर क्षेत्र को तोड़ने के लिए 2 बूंदें पर्याप्त थी। ये सत्य था। और रिवॉल्विंग कोर क्षेत्र के स्वामी दिव्य फीनिक्स द्वीप की रीढ़ थे। एक बार में वर्मिलियन बर्ड के सारे रक्तसार को खो देना, ये जिम्मेदारी छोटी नहीं थी। इस समय एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, द्वीप स्वामी, इससे पहले मैंने लिन मिंग को वर्मिलियन बर्ड रक्तसार देने में आपका विरोध नहीं किया था, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको कम से कम तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक वह दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र से सुरक्षित वापस नहीं आ जाता। और फिर भी आपने लिन मिंग को प्रवेश करने से पहले वर्मिलियन बर्ड रक्तसार दिया। इसका क्या कारण था? दूसरा व्यक्ति जो बोला वह यान यूशिंग नाम का एक बुरा आदमी था। वह दिव्य फीनिक्स द्वीप के एक बुजुर्ग थे जिनका अंतिम नाम यूं नहीं था। सामान्यतः कहा जाए तो जिन बुजुर्गों का यह उपनाम नहीं था वे कमजोर थे। इस प्रकार उन्होंने समझदारी से पारस्परिक गुटिया लड़ाइयों में हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि ये यान यूशिंग यान फुहोंग का दादा था। मूलतः यान फुहोंग प्राचीन फीनिक्स मुख्य हॉल में प्रवेश करने में सक्षम था, लेकिन लिन मिंग की उपस्थिति के कारण उन्हें प्रतिभागियों की सूची से हटा दिया गया था। यह आखिरी बार था जब यान फुहोंग दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हुआ होगा। अगली बार जब ये खुला तो उसके पास योग्यता नहीं थी। जहां तक वर्मिलियन बर्ड रक्तसार का सवाल है, यान फुहोंग को इसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया गया। यान फुहोंग पर शुरू में लिन मिंग ने दबाव डाला था और वह थोड़ा भी गुस्सा नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जब लिन मिंग की मृत्यु हो गई थी तो यान फुहोंग की सारी नफरत और दुश्मनी बाहर आ गई थी और वह आंसू बहाते हुए अपने दादा से शिकायत करने गया था। यान फुहोंग यान यूशिंग का सबसे उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली पोता था और परिवार को उससे बड़ी उम्मीदें थीं। इस प्रकार यान यूशिंग यान फुहोंग के लिए कुछ न्याय पाने की कोशिश करेगा। म्यू युआंग ने यान यूशिंग को ठंडी नजरों से देखा। सामान्य समय में वह उसकी बकवास बातों में शामिल होने की जहमत भी नहीं उठाती, लेकिन अब बुजुर्गों की परिषद के दबाव का सामना करते हुए उसके पास ये समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्राचीन फीनिक्स मुख्य हॉल में मूल्यांकन के दौरान रक्तरेखा घनत्व सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली कारक है। प्राचीन फीनिक्स मुख्य हॉल में अधिक भाग्यशाली अवसर प्राप्त करने के लिए किसी की रक्तरेखा स्वाभाविक रूप से अधिक शुद्ध होनी चाहिए। लिन मिंग को महान भाग्यशाली अवसर देने के लिए आपने जोखिम उठाया और उसे इतना सारा वर्मिलियन बर्ड रक्तसार दिया। तो फिर अन्य शिष्यों का क्या हुआ? उनकी रक्त शुद्धता वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल के मुख्य भागों का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है। वे अपनी साधना में इतना प्रयास करते हैं कि उन्हें ड्रैगन गेट से होकर गुजरने वाली मछली बनने का एक मौका मिल जाए। क्या यह उनके प्रति बहुत अन्याय नहीं है? जब यान यूशिंग म्यू युआंग से बहस कर रहा था तो उसकी आवाज म्यू चिहो की तरह सासी या ऊर्जावान नहीं थी। वह शांत और मध्यम गति से बोलते थे, लेकिन उनके शब्दों में तीक्ष्णता थी जो मुद्दे पर चोट करती थी। म्यू युआंग की आंखें तेजी से ठंडी होती गईं। बड़े यान, यदि आपको यह अनुचित लगे तो आप उच्च पूर्वज से यह बात कह सकते हैं। वर्मिलियन बर्ड रक्तसार व्यक्तिगत रूप से उच्च पूर्वज द्वारा लिन मिंग को प्रदान किया गया था।
न्यू युआन को यह बात बहुत स्पष्ट थी कि म्यू चिहो और यान यूशिंग एक साथ उसके खिलाफ मौखिक हमले कर रहे थे, जिसका कारण अधिक अधिकार की मांग करना था। भविष्य में और अधिक वर्मिलियन बर्ड होगा और वे इसे नियंत्रित करने के लिए प्राधिकारी चाहते थे। कम से कम वे इस घटना का उपयोग न्यू युआन की शक्ति को कम करने के बहाने के रूप में करना चाहते थे और वर्मिलियन बर्ड के वितरण के लिए निर्णय लेने के लिए बड़ों की परिषद को छोड़ने का अनुरोध करना चाहते थे, न कि वर्मिलियन बर्ड संप्रभु को इसे अकेले नियंत्रित करने के लिए। ये तो पता ही था कि अगला वर्मिलियन बर्ड का शासक म्यूकियान्यू होगा। म्यूकियान्यू भी वह व्यक्ति था जो न्यू युआन के साथ खड़ा था। म्यूकियान्यू की प्राकृतिक प्रतिभा उत्कृष्ट थी और भविष्य में वह संभवतः चरम परिक्रमी कोट क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। एक बार जब वह सत्ता पर काबिज हो जाती तो 7 से 800 साल तक टिकती। अगर ऐसा हुआ तो म्यू चिहो का गुट कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। यदि किसी गुट में कोई गुरु पैदा न हो तो वे धीरे धीरे कमजोर होकर लुप्त हो जाएंगे। अंततः वे भी एक सहायक शाखा में परिवर्तित हो जाएंगे। म्यू चिहो के बाद उसी गुट में कई बुजुर्ग भी थे जो बोलते थे। उनके लिए लिन मिंग की मृत्यु एक तीव्र आंतरिक सत्ता संघर्ष की प्रस्तावना थी। इस दौरान अन्य असंबद्ध बुजुर्ग ज्यादातर चुप रहे। वे आंतरिक गुटों के संघर्ष में स्वयं को शामिल नहीं करना चाहते थे या कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे। उन्हें केवल इस बात का अफसोस था कि दिव्य फीनिक्स द्वीप की इतनी महान प्रतिभा हो गई। दिव्य फीनिक्स पर्वत की एक चोटी पर स्थित एक छोटे से अतिथि कक्ष में ली जिंगटियन ध्यान कर रहा था, तभी अचानक उसके सामने आग जल उठी। जैसे ही यह संदेश उसके कानों में पड़ा, वह अचानक खुशी से हंस पड़ा। लिन मिंग दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में गिर गया। हाँ, स्वर्ग सचमुच मुझ पर अनुग्रह करता है। ये लड़का, मुझे खुशी है कि वह जल्दी मर गया। पंचतत्व क्षेत्र और दिव्य फीनिक्स द्वीप का निषेध अभी भी जारी था। इस तरह के महत्वपूर्ण निषेध में बड़े पैमाने पर लाभ शामिल थे तथा इसमें एक संप्रदाय का उत्थान और पतन भी शामिल था। यह ऐसा मामला नहीं था जिसका निर्णय कुछ ही दिनों में हो सके। दोनों पक्षों के बीच सहयोग के साथ साथ कई ऐसे विवरण भी थे जिन पर सहमति की आवश्यकता थी। आधे महीने तक बातचीत चलती रही और दोनों पक्षों ने रियायतें दे दी। हालांकि वे अभी तक अंतिम समझौते पर नहीं पहुंच पाए थे। ली जिंगटियन स्वाभाविक रूप से दिव्य फीनिक्स द्वीप में रहे और अभी तक नहीं गए थे। अब जब उसने लिन मिंग की मौत की खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। स्वर्गधर्मी है, वह अंततः मर चुका है। दिव्य फीनिक्स द्वीप का भाग्य केवल यही है। उन्होंने सोचा था कि वे आकाश में उड़ सकते हैं, लेकिन अब यह ज्ञात है कि वे इस दक्षिण सागर संकट से बच पाएंगे या नहीं। जैसे ही ली जिंगटियन को लिन मिंग की मृत्यु की खबर मिली, पंचतत्व क्षेत्र के अन्य संप्रदाय के बुजुर्गों को भी यह खबर मिल गई। गोल्डन बेल माउंटेन के बुजुर्ग गहरी भावनाओं से भर गए। एक पीढ़ी की ऐसी विलक्षण प्रतिभा का पतन हो गया था। जहां तक डीप अर्थ सेट के शिजोंकुन की बात है, वह भी ली जिंगटियन की तरह ही इस खबर से खुश था। उनके लिए लिन मिंग की मौत जश्न मनाने लायक बात थी। पूरे दिव्य फीनिक्स द्वीप में से केवल म्यूकियान्यू को विश्वास था कि लिन मिंग अभी भी जीवित है। जब लिन मिंग ने पहली बार दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया था तो उसने अपने पीछे कोई भाग्य आत्मा जेड पर्ची नहीं छोड़ी थी। इस प्रकार की जेड स्लिप के लिए मार्शल कलाकार को अपनी आत्मा का एक टुकड़ा अलग करके उसे जेड स्लिप में सील करना पड़ता था। जब मुख्य शरीर मर जाता तो जेड स्लिप टूट जाती। हालांकि किसी की आत्मा का एक छोटा सा हिस्सा अलग करने से आत्मा को बहुत बड़ा घाव हो सकता है। आमतौर पर केवल औसत दर्जे के लोग ही सोल जेड स्लिप को पीछे छोड़ जाते हैं। एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा काम कभी नहीं करेगा। भाग्य आत्मा जेड पर्ची जैसी किसी चीज के स्पष्ट सबूत के बिना म्यूकियान्यू यह विश्वास नहीं करेगा कि लिन मिंग की मृत्यु हो गई थी। टकराना। दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में लिन मिंग का भाला एक चट्टान की कठपुतली के माध्यम से फट गया, जिससे उसका शरीर आग में बदल गया। उन्होंने बैंगनी धूमकेतु भाले के सहारे स्वयं को सहारा दिया तथा आंशिक रूप से जमीन पर घुटने टेके। उसकी पीठ खून से लथपथ थी और उसके बाएं हाथ की हड्डियां टूट गई थीं। भाला पकड़े हुए दाहिना हाथ भी कांप रहा था। अंततः वह दूसरी लहर पार कर गया। पत्थर की कठपुतलियों की पहली लहर को मारना सबसे आसान था और उन्हें पार करना भी सबसे आसान था। लिन मिंग को केवल अपनी जबरदस्त ताकत का उपयोग करके उन्हें मारने की जरूरत थी। लेकिन रॉक कठपुतलियों की दूसरी लहर एक पायदान अधिक मजबूत थी। पहली बार जब लिन मिंग ने सभी रॉक कठपुतलियों का नरसंहार करने का प्रयास किया था तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और लगभग मर गया था। अंततः उन्हें खत्म करने में सफल रहा। वह अपने घावों को भरने के लिए अपनी गुफा में वापस लौटा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने पाया कि जिन कठपुतलियों को उसने मारा था वे सभी व्यूहरचना द्वारा तेजी से पुनर्जीवित हो रही थीं। जैसे ही लिन मिंग ठीक हुआ, वैसे ही चट्टान की कठपुतलियां भी ठीक हो गईं। दूसरी बार जब उसने हमला किया तो लिन मिंग को पिछले प्रयास से अनुभव प्राप्त हो चुका था और वह बड़ी मुश्किल से उन्हें मारने में कामयाब रहा था। वह पहले की तरह ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। तीसरी लहर को वह हरगिज नहीं हरा सकता था। लिन मिंग ने अपने दांत भींचे और एक उपचारकारी गोली निगल ली। इस क्षण व्यूहरचना घूमने लगी और लाल रक्त रंग के रूने एक करके प्रकाशित होने लगे। पिछले 10 दिनों में लिन मिंग ने पहले ही प्रगलन परीक्षण के नियमों की खोज कर ली थी। जल्द ही नई रॉक कठपुतलियां दिखाई देंगी। उन्होंने अपनी गतिशील तकनीक शुरू की और शीघ्रता से गुफा में वापस आ गए। यदि वह इस वर्ष के भीतर इस प्रगलन परीक्षण को पास करना चाहता था तो उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। यह प्राचीन फीनिक्स कबीले का सामान्य स्तर का प्रगलन परीक्षण था। लिन मिंग की प्रतिभा दक्षिण क्षितिज क्षेत्र के अन्य जूनियरों से कहीं अधिक थी, लेकिन जब उसने स्वयं की तुलना प्राचीन फीनिक्स कबीले के लोगों से की तो उसे स्वयं पर इतना भरोसा नहीं था। पहले स्पिरिट ने कहा था कि पूरे समय के दौरान जब वह प्राचीन फीनिक्स मुख्य हॉल की रखवाली कर रही थी, एक वर्ष के भीतर केवल एक ही व्यक्ति ने प्रगलन परीक्षण पास किया था। इतना ही नहीं, यह व्यक्ति शाही परिवार से आया था और उसे केवल सामान्य स्तर के प्रगलन परीक्षण तक ही सीमित रखा गया था। अन्य सामान्य स्तर की प्रतिभाएं ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। लिन मिंग ने सच्चे आदिम अराजकता फॉर्मूले को घुमाया और 1 घंटे के भीतर उसके शरीर में असली सार बहाल हो गया। फिर लिन मिंग ने चिपचिपे लाल तरल की एक शीशी निकाली। यह तरल पदार्थ एक टूटा हुआ दानव हृदय क्रिस्टल था। इससे पहले लिन मिंग ने 10 टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल प्राप्त किए थे। उसने एक का आधा हिस्सा खा लिया था, एक म्यूकियान्यू को दे दिया था तथा दूसरे का कुछ हिस्सा तब इस्तेमाल किया था जब वह ली मोबाइल की गुप्त पहचान उजागर कर रहा था। अब उसके पास 8 से कुछ अधिक बचे थे। यह अत्यंत क्रूर एवं शक्तिशाली औषधि थी। पहली बार जब लिन मिंग ने इसे लिया था तो उसके शरीर का लगभग सारा खून बह गया था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं पहुंच पाता। फिर भी उसने बहुत अधिक जानने की हिम्मत नहीं की। इतना ही नहीं, यदि ऊर्जा बहुत अधिक हो तो वह उसे अवशोषित नहीं कर पाएगा। सबसे सुरक्षित तरीका यह होगा कि हर कुछ दिनों में एक टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल का आधा हिस्सा लिया जाए और युद्ध की गर्मी में इसे परिष्कृत किया जाए। लिन मिंग ने एक औषधीय शिलालेख प्रतीक निकाला जो उसने तब बनाया था जब वह डार्क मून द्वीप पर था। इस औषधीय शिलालेख प्रतीक का उपयोग स्वर्ग खोलने वाली गोली की शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया था। यद्यपि यह औषधीय शिलालेख प्रतीक टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल के लिए थोड़ा निम्न स्तर का था, फिर भी यह कुछ न होने से बेहतर था। जैसे ही लिन मिंग ने टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को पिया, उसका पूरा शरीर तीव्र गर्मी से जलने लगा। उसके मन में पाताल लोक के महान सम्राट का अनगिनत राक्षसों से युद्ध करने का दृश्य एक बार फिर उभर आया। लेकिन इस बार लिन मिंग पहले की तरह गहरे सपनों में नहीं खोया था। उसने शीघ्रता से भ्रम को तोड़ दिया, टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल की ऊर्जा में हेरफेर किया और अपनी अस्थि मज्जा को तपा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। टेम्परिंग मैरोसीमा, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक था जिस पर वह इस प्रगलन परीक्षण को 1 वर्ष के भीतर पूरा करने के लिए निर्भर थे। भले ही लिन मिंग की वर्तमान साधना पल्स कंडेंसेशन के चरम पर पहुंच गई थी, लेकिन अपने मज्जा को शांत करने के लिए टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल की ऊर्जा को नियंत्रित करने से अभी भी पहले की तरह ही दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तलवार उसके शरीर में घुसा दी गई हो। इस प्रकार की ऊर्जा में पाताल लोक के महान सम्राट की बची हुई इच्छा शक्ति निहित थी। ये क्रूर, बर्बर, अहंकारी और अनियंत्रित था। उसे मजबूर करने के लिए ताकि लिन मिंग उसका इस्तेमाल अपने लिए कर सके, उसे इस इच्छा को मिटाना पड़ा। लिन मिंग जो कर सकता था वह था अपनी आत्मा का उपयोग करना और धीरे धीरे पाताल लोक के महान सम्राट की बची हुई इच्छा शक्ति को खत्म करना। लिन मिंग ने अपने दांत पीस लिए और उसका पसीना बहने लगा। समय समय पर थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उसके रोम छिद्रों से बाहर निकलती रहती थी, लेकिन ये सारी ऊर्जा औषधीय शिलालेख प्रतीक की शक्ति द्वारा कैद कर ली जाती थी और उसके शरीर के भीतर ही सीमित रहती थी। इस औषधीय शिलालेख प्रतीक के पीछे का सिद्धांत औषधीय प्रभावकारिता की हानि को कम करना था। ये औषधीय शिलालेख जो स्वर्ग उद्घाटन पेड़ पर पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम था, अभी भी टूटे हुए दानव हार्दिक क्रिस्टल को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार लिन मिंग के शरीर के भीतर की ऊर्जा तेजी से उन्मत्त और क्रूर होती जा रही थी। लिन मिंग ने बलपूर्वक अराजक गुणों का मुकाबला करने वाले मेरिडियन के भीतर पाए जाने वाले तड़के की विधि का इस्तेमाल किया और टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल ऊर्जा को एक बार में थोड़ा सा अपने कंकाल में प्रवेश करने का आग्रह किया। यह ऊर्जा पारे की तरह मोटी और भारी थी तथा अत्यंत व्यापक भी थी।
यद्यपि लिनमिंग की हड्डियां अत्यंत सघन थीं, फिर भी ऊर्जा आसानी से उनमें प्रवेश कर गई। जैसे ही ऊर्जा अस्थिमज्जा में प्रवेश करती है, लिनमिंग अपनी हड्डियों से चीं चीं की आवाजें सुन सकता है। ये वह ऊर्जा थी जो उसकी अस्थिमज्जा को जला रही थी, धीरे-धीरे उसे परिष्कृत कर रही थी और उसकी प्रकृति को बदल रही थी। ये कुछ ऐसा ही था जैसे एक लोहार को लकड़ी के भाले को तेल की एक बड़ी कड़ाही में भूनना पड़ता था ताकि उसके अंदर की सारी अशुद्धियां फट जाएं। ये दर्द उसकी हड्डियों में बहुत गहरा और अत्यंत पीड़ादायक था। लिनमिंग के माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन पिछली बार की तुलना में जब उसने टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को अवशोषित किया था, वह बहुत बेहतर स्थिति में था। पहली बार उसका लगभग सारा खून बह चुका था, जिससे उसके शरीर पर एक खूनी कवच बन गया था। लेकिन इस बार केवल दर्द और पसीना था। पसीने में हल्के भूरे रंग के पदार्थ के निशान थे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। ये लिनमिंग के शरीर के भीतर की अशुद्धियां थीं। लिनमिंग ने अपनी मज्जा और मांसपेशियों को धोने के कई अनुभवों से गुजरने के बाद ये परिणाम दिया। यद्यपि लिनमिंग की शारीरिक शुद्धता की तुलना म्यूकियान्यू जैसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उसके भीतर बहुत अधिक अशुद्धियां नहीं थीं। समय धीरे-धीरे बीतता गया। अंततः पूरे 2 घंटे बीत गए और लिनमिंग ने शेष ऊर्जा भी अवशोषित कर ली। उसने अपना मुंह खोला और काला खून उगल दिया। यह उल्टी वास्तव में बंद नहीं हुई। लिनमिंग तब तक खून उगलता रहा जब तक कि पूरी जमीन खून से भर नहीं गई। ये काफी परेशान करने वाला दृश्य था। अंततः ये खत्म हो गया और लिनमिंग ने अपना मुंह पोंछा। उसने अपने भीतर झांककर देखा तो पाया कि उसकी रक्तवाहिकाओं में खून बहुत चमकीला लाल तथा पारे के समान गाढ़ा था। मज्जा और रक्त अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे। मज्जा से रक्त उत्पन्न हुआ और रक्त से मज्जा का कायाकल्प हुआ। अपनी मज्जा को दृढ़ करने के लिए व्यक्ति को नया रक्त बनाने की आवश्यकता होती है। लिनमिंग ने जब टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल का आधा हिस्सा खा लिया तो उसकी अस्थिमज्जा का सुनहरा रंग पहले की तुलना में बहुत अधिक गहरा हो गया था। वह टेम्परिंग मज्जा को पूरा करने के लगभग 5% करीब आ गया था। टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल का आधा भाग 5% था और पूरा क्रिस्टल लगभग 10% था। अब लिनमिंग का टेम्परिंग मैरो लगभग 25% पूरा हो चुका था। हालांकि इन गोलियों की भविष्य की औषधीय प्रभावशीलता कमजोर हो जाएगी, लेकिन एक बार जब वह 8 टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल खा लेगा तो लिनमिंग ने अनुमान लगाया कि उसे लगभग 60 से 70% तक टेम्परिंग मैरो पूरा करना चाहिए। टेम्परिंग मैरो एक महान सीमा थी। इसे पूरा करना लिनमिंग द्वारा पहले सोचे गए अनुमान से कहीं अधिक कठिन था। वह नहीं जानता था कि टेम्परिंग मैरो पूरा करने के बाद वह कितना मजबूत हो जाएगा। जैसे ही लिनमिंग आधे घंटे तक ध्यान में बैठा, उसका पेट भूख से गुर्राने लगा। लिनमिंग ने दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपने स्थानिक वलय को सभी प्रकार के भोजन से भर दिया था। जैसे ही उसने संरक्षित मांस और सूखा राशन निकाला, उसे गुफा के भीतर से एक हल्की सी टपकने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि पास में पानी हो। लिनमिंग का मन हलचल उठा। उसने सूखा राशन रख दिया और गुफा में चलने लगा। कई 100 फीट चलने के बाद उसने देखा कि गुफा में सचमुच एक भूमिगत नदी थी। नदी का पानी अतुलनीय रूप से स्वच्छ और सुंदर था। हालांकि लिनमिंग को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही उसने कुछ उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने अचानक ठंडी हवा का एक झोंका अंदर खींच लिया। इस नदी का पानी बहुत भारी था। कम से कम यह पारे से हल्का नहीं था। इतना ही नहीं, पानी का तापमान भी भयानक रूप से अधिक था। यह पहले से ही उबलने से कई गुना अधिक था। जब लिनमिंग पानी को कप में भर रहा था, तो उसने पाया कि उस दौरान उसके शरीर की रक्षा करने वाला असली सार तत्व बहुत अधिक मात्रा में पिघल गया था। ये कैसी नदी है? लिनमिंग का रंग रूप बहुत अच्छा नहीं था। इस दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ भी पाया वह अजीब और खतरनाक था। वह क्या है? लिनमिंग ने पाया कि नदी के भीतर वास्तव में जीव थे। ये जीव विशालकाय केकड़ों जैसे दिखते थे तथा जब वे पानी के नीचे छिपे रहते थे तो उनका पूरा शरीर लाल हड्डीदार कवच से ढका होता था। वे उसे बड़ी-बड़ी आंखों से घूरने लगे। दोनों पंजे 2 फुट से अधिक लंबे थे। अगर यह इस जगह पर जीवित रह सकता है तो यह कोई दोस्ताना जानवर नहीं है। तापमान उबलते तापमान से कई गुना अधिक था, लेकिन फिर भी ये केकड़े यहाँ जीवित रह सके। यहाँ तक कि लिनमिंग भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। वह लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता था, लेकिन अंततः जब उसका असली सार समाप्त हो जाता तो उसे हार माननी पड़ती। लेकिन इन केकड़ों ने इस नदी को अपना घर बना लिया और उन्हें उच्च तापमान से कोई डर नहीं लगा। 4-5 फुट लंबे शरीर वाला एक विशालकाय केकड़ा अचानक ऊपर उठा। उसने अपने 2 फुट लंबे पंजे लहराते हुए लिनमिंग को जकड़ने की कोशिश की, मानो वह उसे कमर से काट डालना चाहता हो। यह मुझे शिकार समझता है, लिनमिंग ने उपहास किया। उसने शरीर को फाड़ देने वाली हड्डी को चकनाचूर करने वाली मुट्ठी से प्रहार किया। नीला सच्चा सार प्रस्फुटित हुआ। टकराना, केकड़ा पीछे की ओर उड़ गया और इधर-उधर लुढ़कने लगा। अंततः वह रुका, उछला और भाग गया। यह मरा नहीं। लिनमिंग हैरान रह गया। ये पंच एक दिवंगत हावेन मार्शल कलाकार को मारने में सक्षम था, लेकिन इस बड़े केकड़े ने वास्तव में इसका विरोध किया था। अधिक मजबूत। जल्द ही 7-8 विशाल केकड़े नदी में एकत्र हो गए। लिनमिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसे एहसास हुआ कि केकड़ा अपने साथियों को इकट्ठा करने के लिए वापस चला गया है। ये केकड़े नदी के अधिपति थे। उन्हें इससे पहले कभी इस तरह का नुकसान नहीं हुआ था। अब उन्होंने लिनमिंग को खत्म करने की कसम खा ली। 7 या 8 विशाल केकड़े एक साथ नदी से बाहर निकले और लिनमिंग को मारने के लिए दौड़े। इस बार लिनमिंग ने अब और पीछे नहीं हटना चाहा। उन्होंने बैंगनी धूमकेतु भाला निकाला और दिव्य दानव थंडर आत्मा को शाफ्ट में जोड़ दिया। गड़गड़ाहट की शक्ति फूट पड़ी और भाले की फड़फड़ाहट के साथ ही पूरी गुफा बैंगनी रंग की चमकदार रोशनी से भर गई। कच, आकाश से 7 या 8 बिजली गिरी, जिनमें से प्रत्येक ने एक विशाल केकड़े को मारा। लिनमिंग ने सभी केकड़ों को तुरंत मार डाला। जैसे ही लिनमिंग ने जमीन पर विशाल केकड़ों को देखा, उसे अचानक कुछ याद आया। महल की आत्मा ने कहा था कि यह गुफा सामान्य स्तर के प्रगलन पथ में भाग लेने वालों के लिए निवास स्थान थी। क्या ही वह भोजन और पानी था जो प्रदान किया गया था? लिनमिंग एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर एक विशाल केकड़े के पास चला गया। उसने उसे पकड़ लिया और फिर बहुत प्रयास करके उसके हथेली जितने मोटे खोल को तोड़ दिया। अंदर चमकदार कोमल लाल और सफेद मांस था। उसने एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे आग पर भूनना शुरू कर दिया। लिनमिंग पहले से ही नमक और अन्य मसाले साथ लाने का आदी हो चुका था। उसने लापरवाही से कुछ केकड़े के मांस पर छिड़का और एक स्वादिष्ट सुगंध फैलने लगी। लिनमिंग ने सावधानी से एक काट लिया। इस विचित्र विशालकाय केकड़े का मांस अत्यंत स्वादिष्ट और कोमल था, फिर भी चबाने योग्य था। लिनमिंग ने अपना समय लिया। जब उन्होंने ध्यानपूर्वक निश्चित कर लिया कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, तो उन्होंने दिल खोलकर खाना शुरू कर दिया। इस विचित्र विशालकाय केकड़े का मांस उच्च तापमान के प्रति बहुत प्रतिरोधी था। चाहे वह इसे कैसे भी भूनता, यह न तो जलता और न ही अधिक जलता। जब उन्होंने इसे चखा तो पाया कि इसका स्वाद अत्यंत स्वादिष्ट था और यह प्रसिद्ध रेस्तरां में मिलने वाले व्यंजनों से भी बेहतर था। यह अच्छी चीज है। यहाँ तक कि लिनमिंग, जो भोजन के मामले में अपेक्षाकृत बहुत ही ज्यादा चूजी था, इस अजीब केकड़े के मांस की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। मेरे पेट में मौजूद केकड़ा मांस मेरे शरीर के असली सार को पोषण देता है। लिनमिंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ। जैसे ही केकड़ा मांस उसके पेट में गया, एक हल्की ऊष्मा बाहर निकलने लगी और नष्ट होने लगी। यह एक अत्यंत सुखद एहसास था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अग्निगुण का सच्चा सार धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है। इस केकड़े के मांस से प्राप्त होने वाले लाभों की मात्रा गोलियां खाने की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन शुद्धता के मामले में यह निश्चित रूप से विजयी रहा। इसमें कोई अशुद्धियां या विषाक्त पदार्थ नहीं थे। यह आध्यात्मिक सब्जियां और आध्यात्मिक अनाज खाने के बराबर था। हालांकि इनका प्रभाव दिव्य फीनिक्स द्वीप में पाए जाने वाले आध्यात्मिक खाद्य पदार्थों की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक था। लिनमिंग हैरान रह गया। प्राचीन फीनिक्स कबीले के सामान्य स्तर के प्रगलन परीक्षण में प्रतिभागियों ने क्या खाया था? प्राचीन फीनिक्स कबीला। लिनमिंग को केवल ये नाम सुनने की जरूरत थी, जिससे वह मोटे तौर पर अंदाजा लगा सके कि उनके अंदर एक देव जानवर का खून होगा। ये कल्पना करना मुश्किल था कि उनकी प्रतिभा कितनी जबरदस्त थी। इसके अलावा उन्होंने प्राचीन फीनिक्स कबीले की तकनीकों और कौशल का अध्ययन किया। उनके पास दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में प्रगलन परीक्षण जैसे प्रशिक्षण मैदान थे और साथ ही सभी प्रकार की अद्भुत दवाएं और खाद्य पदार्थ भी थे। उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट क्यों न हो सकती है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्राचीन फीनिक्स कबीले के भीतर सबसे कमजोर और सबसे हीन राजा स्तर की प्रतिभा भी 1 वर्ष के भीतर सामान्य स्तर की प्रगलन परीक्षा को पूरा कर सकती थी। शायद केवल राजा स्तर के लोग ही प्राचीन फीनिक्स कबीले के सच्चे सदस्य हैं और तथाकथित सामान्य स्तर केवल प्राचीन फीनिक्स कबीले के अधीनस्थों के लिए है। जैसे ही लिनमिंग को यह एहसास हुआ, उसके दिल में जो मूल संतोष था वह गायब हो गया। वह रास्ता जो उसने तय किया था अभी भी बहुत लंबा था। हालांकि जितना अधिक यह ऐसा था, उतना ही अधिक इसने लिनमिंग के दिल में प्रतिस्पर्धी भावना को जगाया। यदि वह पहले से ही 3000 अनंत ब्रह्मांडों के सभी प्रतिभाशाली लोगों के बीच शीर्ष पर खड़ा होता, तो कोई लक्ष्य न होने के कारण वह हताश और उबा हुआ महसूस करता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वह बहुत पीछे रह गया। केकड़े के मांस का एक बड़ा हिस्सा खाने के बाद लिनमिंग ने नदी का पानी पिया।
नदी के पानी का भी केकड़े के मांस के समान ही प्रभाव था। यह उसके शरीर के भीतर के वास्तविक सार को नम और परिष्कृत करने में सक्षम था। यहाँ तक कि पानी का भी यही प्रभाव होता है। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ अग्निगुण का वास्तविक सार बाहर की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है। यदि मैं वास्तविक युद्ध का अभ्यास करना चाहूँ तो बाहर अभी भी एक विशाल युद्ध मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये सचमुच अभ्यास करने के लिए एक महान स्थान है। दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में यदि कोई युद्ध करना चाहता था तो बाहर अनगिनत प्रतिद्वंदी मौजूद थे। यदि कोई साधना करना चाहे तो उसके पास अत्यंत समृद्ध अग्निगुण वाला सच्चा सार है। यहाँ तक कि खाने या पीने से भी उसकी शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ से अधिक तेजी से खेती करने के लिए कौन सी जगह होगी? जब लिन मिंग ने अपना पेट भर लिया तो उसने महसूस किया कि केकड़े का मांस और पानी उसके शरीर में गर्मी में बदल रहे हैं और चारों ओर फैल रहे हैं। उसका शरीर उन्मत्त ऊर्जा से भर गया। यदि वह जल्दी ही इस ऊर्जा को मुक्त नहीं करता तो उसे कुछ समय के लिए अस्वस्थता महसूस होगी। लिन मिंग बाहर जाकर लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। लिन मिंग ने अपने स्थानिक वलय से बैंगनी धूमकेतु भाला निकाला और अपनी गति तकनीक शुरू की। सीधे गुफा से बाहर उड़ गया। गुफा के बाहर मैदान में पहले से ही कई सौ पत्थर की कठपुतलियां एकत्रित हो चुकी थीं। लेकिन इस बार ज्वलंत पत्थर की कठपुतलियां बहुसंख्यक थीं। ये ज्वलंत पत्थर की कठपुतलियां साधारण पत्थर की कठपुतलियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। जब उसने इतनी बड़ी संख्या में पत्थर की कठपुतलियों को देखा तो लिन मिंग का लड़ाकू उत्साह बढ़ गया। वह आगे बढ़ा, उसका शरीर तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ा और एक आदर्श चाप बनाते हुए कठपुतली समूह के बीच में जा गिरा। पत्थर की कठपुतलियां दहाड़ने लगीं और लपटें लिन मिंग की ओर बढ़ने लगीं। वह मन मुस्कुराया और तुरंत गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड को सक्रिय कर दिया। वह तूफान में डूबे एक अबाबील की तरह था जो आग की भीड़ के बीच में सुई में धागे की तरह नाच रहा था। हु आग के सभी स्तंभ लिन मिंग के पास से गुजरे। पलक झपकते ही 1000 फुट की दूरी पार कर ली गई। जैसे ही लिन मिंग पहली लौ कठपुतली के सामने पहुंचे, बैंगनी धूमकेतु भाला तेजी से नीचे आ गया। टकराना, एक जोरदार विस्फोट के साथ लिन मिंग के भाले से जलती हुई कठपुतली टूट गई। जैसे ही उसके पूरे शरीर में ताकत प्रवाहित हुई, लिन मिंग अपनी हड्डियों को चटकने और टूटने की आवाज सुन सकता था। इस असीम आरामदायक एहसास ने उसे कराहने और चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। झगड़ा करना, अपनी अस्थि मज्जा को कठोर बनाने और भारी मात्रा में केकड़ा मांस खाने के बाद लिन मिंग को अपने पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कम होता हुआ महसूस हुआ। यदि वह अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं निकालता तो वह कभी भी सहज महसूस नहीं कर पाता। पिंग पिंग पिंग, एक भाला बाहर फेंका गया। बिजली की चमक सभी दिशाओं में फैल गई। आग की लपटें आसमान में फैल गईं और शून्य में नीला प्रकाश फैल गया। जहां भी बैंगनी धूमकेतु भाला जाता, कुचला हुआ पत्थर उड़ता। महान, बहुत अच्छा। दोबारा लिन मिंग जितना अधिक लड़ता, वह उतना ही अधिक उत्साहित होता और उतना ही अधिक उसमें लड़ने की भावना जलती। उसके शरीर पर घाव बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कितना भी खून निकल जाए, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा था। जैसे ही लिन मिंग ने हर एक कठपुतली का नरसंहार किया, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और उसका असली सार समाप्त हो गया। जब वह जमीन पर लेटा था, उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। लिन मिंग को अपने दिल में एक सुखद संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ लोग तो युद्ध के लिए ही पैदा हुए थे। लिन मिंग निस्संदेह ऐसे ही व्यक्ति थे। हर दिन वह वर्मिलियन बट फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल के साथ कैओटिक वर्चुअस कॉम्बैट मेरिडियन की भी खेती करते थे। वह खाता पीता था और अपने भोजन से अपने शरीर में सच्चा सार निर्मित करता था। जब उसे अभ्यास की आवश्यकता होती तो वह बाहर युद्ध के मैदान में चला जाता। इस तरह समय जल्दी ही बीत गया। लिन मिंग ने समय की परवाह किए बिना खेती की, लेकिन जैसे जैसे वे सामान्य स्तर के प्रगलन परीक्षण पर आगे बढ़ते गए, बाहरी दुनिया में वास्तव में जबरदस्त परिवर्तन हुए। दिव्य फीनिक्स द्वीप और दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के बीच युद्ध अंततः छिड़ गया था। यद्यपि दक्षिण सागर दानव क्षेत्र एक 5वीं श्रेणी का संप्रदाय था, फिर भी उनकी ताकत 5वीं श्रेणी के संप्रदायों में सबसे कम थी। जहां तक दिव्य फीनिक्स द्वीप का प्रश्न है, वे सभी चतुर्थ श्रेणी संप्रदायों में सर्वोच्च स्थान पर थे। इस प्रकार दोनों पार्टियों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक नहीं था। इसके अतिरिक्त दिव्य फीनिक्स द्वीप को दिव्य फीनिक्स क्षेत्र के 19 तृतीय श्रेणी संप्रदायों की सहायता भी प्राप्त हुई थी। साथ ही पंचतत्व क्षेत्र के साथ गठबंधन से भी समर्थन प्राप्त हुआ था। दक्षिण सागर दानव क्षेत्र विजयी होगा या नहीं, यह निश्चित था। दोनों पक्षों की अपनी अपनी शंकाएं थीं और उन्हें अपने अपने मामले सुलझाने थे। युद्ध मूलतः काफी लंबे समय तक रुका हुआ था, लेकिन लेई मुबाई की पूर्ण बर्बादी के कारण वह एक ऐसा कारण बन गया जिसने युद्ध को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध की शुरुआत में ये सबसे पहले दक्षिण सागर में स्थित कुछ सच्चे सार पत्थर शिला भंडारों के इर्द गिर्द घूमता था। बाद में दोनों पक्षों के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध की मुख्य ताकत स्वाभाविक रूप से ज़ियानजिन और हाओयन क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। रिवॉल्विंग कोर मास्टर शायद ही कभी लड़ते थे। यदि वे ऐसा करते भी हैं तो प्रतिद्वंदी भले ही दुखी दिखे, लेकिन फिर भी वह ऊर्जा से भरपूर होगा। सच तो यह है कि दुश्मन को मारना एक अतुलनीय कठिन कार्य था। जब बात रिवॉल्विंग कोर मास्टर के स्तर के मार्शल कलाकार की आती थी तो उसे हराना आसान था, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म करना एक अलग मामला था। युद्ध पूरे 2.5 महीने तक चलता रहा और एक भी रिवॉल्विंग कोर मास्टर की मृत्यु नहीं हुई। मरने वालों में अधिकतर हाओयन और पल्स कंडेंसेशन मार्शल कलाकार थे, साथ ही बड़ी संख्या में ज़ियानजिन मास्टर भी थे। युद्ध एक ऐसी आपदा थी जिसके कारण पूरे देश में तबाही मच गई, लेकिन प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी यह एक महान अवसर था। प्राचीन काल से ही जिन युगों में सर्वोच्च बुजुर्ग और उस जैसे अन्य चरित्र आकाशीय महाद्वीप के भीतर से उत्पन्न हुए थे, वे हमेशा ऐसे युग थे जिनमें युद्ध की लपटें हर जगह भड़की थीं। यदि युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने युद्ध की वास्तविक भयावहता का अनुभव नहीं किया होता और स्वयं को उससे नियंत्रित नहीं किया होता तो वे कभी विकसित नहीं हो पाते। इस प्रकार चाहे वह दक्षिण सागर दानव क्षेत्र हो या दिव्य फीनिक्स द्वीप, वे अपने मुख्य शिष्यों को युद्ध के लिए भेजते थे। म्यू दिंगशान, म्यू शियाओकिंग और अन्य लोग पहले भी कई बार युद्ध में जा चुके थे। यहाँ तक कि म्यू कियान्यू ने भी लड़ाई लड़ी थी। बेशक हर बार जब वह ऐसा करती थी तो उसके साथ एक रिवॉल्विंग कोर मास्टर होता था जो ये सुनिश्चित करता था कि उसका जीवन कभी भी पुनः खतरे में न पड़े। अल्पिराम। दक्षिण सागर के सामने दिव्य फीनिक्स द्वीप से कई लाख मील दूर एक द्वीप पर म्यू कियान्यू समुद्र तट पर सतर्क खड़ी थी, अंतहीन समुद्र को देख रही थी। उसकी आंखें दुख से भरी थीं। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और समुद्री हवा के कारण म्यू कियान्यू के रेशमी बाल हवा में नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण बारिश हो सकती है। पिछले 3 महीनों से म्यू कियान्यू का मूड खराब था। लिन मिंग का अभी तक कोई संदेश या समाचार नहीं आया था और यहाँ तक कि म्यू कियान्यू का आत्मविश्वास भी समय बीतने के साथ डगमगाने लगा था। इन दिनों जब वह अकेली खड़ी थी तो वह थंडर क्रैश पर्वत की तलहटी में बिताए गए समय और लिन मिंग के साथ वहां हुए अपने अनुभवों को याद किए बिना नहीं रह सकी। यह 1 वर्ष से अधिक समय पहले की बात है, फिर भी वह इसे स्पष्ट रूप से याद कर सकती थी जैसे कि यह कल की ही बात हो। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि घटनाएं इस तरह घटित होंगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। चचेरी बहन कियान्यू, आप किस बारे में सोच रहे हैं? म्यू कियान्यू के पीछे से एक कोमल आवाज ने पूछा। वह एक बहुत ही सुंदर आदमी था जो अपने हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए था। वह म्यू कियान्यू के दूर के चचेरे भाई म्यू किंगशू थे, साथ ही वे वर्मिलियन बर्ग के तीसरे बुजुर्ग के सबसे उत्कृष्ट पोते भी थे। वह 32 वर्ष के थे और रिवॉल्विंग कोर क्षेत्र में आधा कदम ही आगे थे। उनमें अद्भुत प्रतिभा और शानदार पृष्ठभूमि थी। दिव्य फीनिक्स द्वीप में म्यू किंगशू एक ऐसा व्यक्ति था जिसके करीब पहुंचना लगभग असंभव था, जिसके लिए कई सुंदर महिला शिष्य तरसती थी। 20 से 30 वर्ष की महिला शिष्यों का तो जिक्र ही नहीं, बल्कि कम उम्र की शिष्याओं ने भी म्यू किंगशू को अपना स्वामी प्रेमी मान लिया। म्यू कियान्यू ने अपना सिर घुमाने की जहमत नहीं उठाई। पिछले कुछ महीनों में जब भी वह युद्ध के लिए जाती थी तो हमेशा म्यू किंगशू के साथ जाती थी। यहाँ तक कि जब वे अपने छोटे घरों में रहते थे तो भी वे पड़ोसी घरों में ही रहते थे। ये सब स्पष्टतः कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित किया गया था। म्यू कियान्यू को कमोबेश पता था कि ये तीसरे बुजुर्ग की हरकतें थीं। छोटी उम्र से ही तीसरे एल्डर ने म्यू किंगशू के साथ विवाह और सगाई के मामलों को म्यू युआन के समक्ष उठाया था। उस समय म्यू युआन ने इसे अस्वीकार कर दिया था। दिव्य फीनिक्स द्वीप के लिए म्यू कियान्यू की भावी शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। म्यू कियान्यू डिवाइन फीनिक्स द्वीप की संत थी। किसी को भी उसकी उच्च स्थिति, स्वभाव या विस्मयकारी सुंदरता पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को केवल ये जानने की जरूरत थी कि उसके शरीर में वर्मिलियन पक्षी का रक्तवंश दिव्य फीनिक्स द्वीप के संस्थापक से कम नहीं था। यदि कोई म्यू कियान्यू से विवाह कर ले तो वह आदि ऊर्जा भी प्राप्त कर सकेगा जो उसके कौमार्य को छीनने से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार व्यक्ति को एक बहुत ही शुद्ध संत पशु वंश भी प्राप्त होगा। कौन ऐसी अद्भुत चीज की इच्छा नहीं करता? यदि म्यू कियान्यू का विवाह हो जाता तो तीसरे बुजुर्ग का मानना था कि उनका पोता म्यू किंगशू ही पूरे दिव्य फीनिक्स द्वीप में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो म्यू कियान्यू के साथ विवाह करने के लिए उपयुक्त और योग्य था। हालांकि म्यू युआन ने भी म्यू किंगशू को तिरस्कार से देखा था। म्यू किंगशू ठीक था, लेकिन वह केवल म्यू दिंगशान के स्तर का था। वह तो संत स्तर की प्रतिभा भी नहीं थी। वह संभवतः उसकी म्यू कियान्यू के योग्य कैसे हो सकता था?
लेकिन 3 महीने पहले म्यू युआन ने लिन मिंग को 1 मिलियन वर्ग का सारा रक्त सार दे दिया था, बिना ये सोचे कि म्यू कियान्यू भविष्य में लिन मिंग से शादी करेगी। हालांकि भविष्य की भविष्यवाणी करना कठिन था। लिन मिंग दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वापस नहीं लौटा था, और इस प्रकार म्यू युआन की सारी आशाएं और सपने धूमिल हो गए। इस समय कुछ महान बुजुर्ग उस पर हमला करने के लिए एकजुट हो गए थे। म्यू युआन के पास अपने गुट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संभावित सहयोगियों के बारे में सोचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और तीसरा एल्डर ऐसा करने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार था। लेकिन अगर वह तीसरे बुजुर्ग को अपने पक्ष में करना चाहती थी, तो उसे जो कीमत चुकानी थी वह स्पष्ट थी। म्यू युआन म्यू कियान्यू की भावी शादी के मामले को एक आदान प्रदान के रूप में नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब उसने इसके बारे में और सोचा तो ऐसा लगा कि म्यू किंगशू के अलावा पूरे दिव्य फीनिक्स द्वीप में कोई भी ऐसा नहीं था जो म्यू कियान्यू से शादी करने की योग्यता रखता हो। यदि भविष्य में म्यू कियान्यू को विवाह करना पड़ा तो वह केवल म्यू किंगशू से ही विवाह कर सकेगी। जैसे ही म्यू युआन को इसका एहसास हुआ, उसने भी चुपचाप तीसरे बुजुर्ग की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया और कुछ व्यवस्थाएं कर ली। इस प्रकार अब स्थिति ये थी कि म्यू कियान्यू और म्यू किंगशू हमेशा एक साथ युद्ध के लिए निकलते थे। म्यू कियान्यू को सब कुछ अच्छी तरह से पता था। चचेरे भाई कियान्यू, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में जल्द ही बारिश होने वाली है। अपने आवास पर वापस लौटने के बारे में आपका क्या विचार है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, कृपया मेरी चिंता मत करो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, कृपया पहले लौटें। म्यू कियान्यू की आवाज न तो ठंडी थी और न ही गर्म, और उसके शब्दों में एक अजीब अप्रचितता की झलक थी। म्यू किंगशू 2 बार हंसा और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, चचेरा भाई कियान्यू बारिश में नहाना चाहता है। हाँ, खैर मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर बारिश में रहना कोई समस्या नहीं है। फिर मैं चचेरे भाई कियान्यू के साथ इस बारिश में स्नान करूंगा। इसे एक भव्यतापूर्ण कार्य माना जा सकता है। म्यू कियान्यू कुछ हद तक हैरान रह गया, चूंकि वह ये बात पहले ही कह चुका था, इसलिए उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। वह चुपचाप वहीं खड़ी रही। चचेरे भाई कियान्यू, क्या आप दक्षिण सागर युद्ध के बारे में चिंतित हैं? कुछ देर की गहरी खामोशी के बाद म्यू किंगशू ने बातचीत का विषय उठाने की कोशिश की। नहीं, मैं बस खराब मूड में हूं। म्यू कियान्यू ने अपना सिर हिलाया और अधिक कुछ कहने को तैयार नहीं हुई। यह म्यू किंगशू अनिच्छा से मुस्कुराया, लेकिन उसके होठों के कोने अभी भी कई बार फड़क रहे थे। वह मूर्ख नहीं था और वह स्पष्ट रूप से जानता था कि म्यू कियान्यू का मूड इतना खराब क्यों था। जब से तीसरे बुजुर्ग ने म्यू किंगशू से विवाह के बारे में बात की थी, म्यू किंगशू ने म्यू कियान्यू को अपनी मंगेतर के रूप में मानना शुरू कर दिया था। और कौन सा आदमी यह बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी मंगेतर किसी दूसरे आदमी के बारे में सोचे, भले ही वह व्यक्ति पहले ही मर चुका हो। भारी बारिश आ गई, लेकिन म्यू कियान्यू को बारिश में भीगने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर वर्षा की बूंद जो उसे छूती थी, वह अग्निगुण के सच्चे सार द्वारा तुरंत वाष्पित हो जाती थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई यहीं रहें, मैं पहले लौटूंगा। जैसे ही म्यू कियान्यू ने बोलना समाप्त किया, उसने अंतहीन विशाल जल पर बारिश की छाया को गहराई से देखा। उसने मन ही मन आह भरी और फिर मुड़कर चली गई। म्यू किंगशू को भी अब उसका पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह भारी बारिश में अकेला खड़ा था, उसका रंग बदसूरत था। उनका मूल रूप से सुंदर रूप भी विकृत हो गया। वह तो पहले ही मर चुका है, लेकिन फिर भी वह तुम्हें इतनी चिंता में डाल सकता है। म्यू किंगशू को खुशी महसूस नहीं हुई। आपके पास भविष्य में शादी करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। देर सवेर तुम जिससे शादी करोगे वह मैं ही होंगी। अगर तुम मुझे पूरे दिल से प्यार कर सकते हो और मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और वैसा ही करूंगा। लेकिन अगर हमारी शानदार शादी के बाद भी तुम्हारा दिल दूसरे मर्दों से भरा है, तो भविष्य में बेरहम होने के लिए मुझे दोष मत देना। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया। 4 महीने, 5 महीने, आधा साल। दिव्य फीनिक्स द्वीप ने अभी भी लिन मिंग की मृत्यु की घोषणा नहीं की थी, लेकिन उनकी मौत की खबर धीरे धीरे फैलती गई। 7 गहन घाटियां दिव्य फीनिक्स द्वीप की सहयोगी थी और दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के साथ युद्ध में भी भाग ले रही थी। 7 गहन घाटियों के प्रतिभाशाली लोगों के लिए यह अपनी ताकत को निखारने का एक अच्छा अवसर था। उनके शिष्यों ने दिव्य फीनिक्स द्वीप के शिष्यों से संपर्क किया और उन्हें पता चला कि लिन मिंग की मृत्यु हो गई है। शुरू में तो उन्होंने मान लिया था कि यह अफवाह है, लेकिन बाद में वे धीरे धीरे इसकी पुष्टि करने में सक्षम हो गए। 7 गहन घाटियों के शिष्य आश्चर्यचकित थे। उनमें से अधिकांश ने उस पूरी प्रक्रिया को देखा था जब लिन मिंग गुड मार्शल मीटिंग का चैंपियन बन गया था। ये लिन मिंग जो प्रतिभा से भरपूर था, वास्तव में स्वर्ग से गिरा। ये तो अविश्वसनीय था, अकल्पनीय, सचमुच अकल्पनीय। दक्षिण सागर के एक छोटे से द्वीप पर नीले वस्त्र पहने एक तलवारबाज शराब का जग थामे समुद्र तट पर बैठा था। उसकी तलवार उसके सामने जमीन में धंसी हुई थी। यह नीले वस्त्रधारी तलवारबाज शीर्ष प्रतिभावान था, जो कुल गुड मार्शल मीटिंग के दौरान लिन मिंग जियांग बाओयुन से हार गया था। उस समय जियांग बाओयुन की ताकत लिन मिंग से ज्यादा खराब नहीं थी। इस प्रकार तब से जियांग बाओयुन को हमेशा लिन मिंग के प्रति एक परिचित और मैत्रीपूर्ण भावना महसूस होती थी। मैं तुम्हें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहता था, तुम्हारी छाया का पीछा करने की आशा करता था। मैंने यह नहीं सोचा था कि स्वर्ग भी आपकी क्षमता वाले किसी व्यक्ति से इतनी ईर्ष्या करेगा कि आप वास्तव में दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में आ गए। भविष्य में आपसे लड़ने के सभी अवसर मैंने खो दिए हैं। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है। जियांग बाओयुन ने गहरी सांस ली और शराब का जग समुद्र तट पर उड़ेल दिया। मेरी तलवार तुम्हारा स्मारक है और रेत तुम्हारा किला है। ये शराब मेरी ओर से तुम्हें विदाई उपहार है। जीवन में आप एक वीर व्यक्ति थे और मृत्यु में आप एक उत्कृष्ट भूत बने। बेशक 7 गहन घाटियों में ऐसे लोग भी थे जो लिन मिंग की मौत की खबर का दिल से आनंद ले रहे थे, और इनमें से जिसे सबसे अधिक खुशी महसूस हुई वह था ओयांग बोयान। 1 साल पहले ओयांग बोयान के भतीजे ओयांग दिहुआ की लिन मिंग से मृत्यु हो गई थी, लेकिन लिन मिंग की अनोखी स्थिति के कारण वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सका। बेशक इसके विपरीत लिन मिंग निश्चित रूप से ओयांग बोयान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। ओयांग बोयान की साधना पहले ही प्रारंभिक जियानिटिन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी और मध्य जियानिटिन क्षेत्र तक पहुंचने के करीब थी। 7 गहन घाटियों के वरिष्ठ बुजुर्गों में से एक होने के नाते कई जटिल शक्तियां पीछे से उनका समर्थन कर रही थी। लिन मिंग के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि ओयांग बोयान ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया अभी तो उसे नीचे लाना बहुत मुश्किल होगा। लिन मिंग केवल ओयांग बोयान से बच सकते थे। यहाँ तक कि ओयांग बोयान के प्रतिशोध के डर से उसने अपने माता-पिता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम भी किंजिया को सौंप दिया था। ओयांग बोयान के दिल में नफरत के बीज पहले से ही बोए जा चुके थे, लेकिन लिन मिंग के दिव्य फीनिक्स द्वीप पर चले जाने के बाद ओयांग बोयान केवल अपने बदला लेने का निराशाजनक सपना ही देख सकता था। उसने सोचा भी नहीं था कि आज उसे लिन मिंग के निधन की बड़ी खबर मिलेगी। हाँ, महान स्वर्गधर्मी है। ये लड़का अच्छी तरह से मर गया है। एक ऊंचे स्थान पर ओयांग बोयान हंसा। अफसोस की बात है कि मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें मारने और अपने दिल में नफरत को खत्म करने में असमर्थ रहा। ओयांग बोयान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अचानक उसे कुछ सोचने लगा। उसके मुंह के कोनों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। सोचो, उस लड़के का प्रेमी किन शिंगक्सुआन भी मेरी 7 गहन घाटियों में है। ... अच्छा, चूंकि मैं तुम्हें स्वयं नहीं मार सकता, इसलिए मैं अपना सारा क्रोध तुम्हारे प्रेमी पर निकालूंगा। छोटी बच्ची, मुझे दोष मत दो। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो लिन मिंग को दोष दें। जब लिन मिंग जीवित थे तो ओयांग बोयान ने किन शिंगक्सुआन के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की होगी, लेकिन अब जब लिन मिंग की मृत्यु हो चुकी थी तो उसे अब और संकोच करने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल यह डर था कि दिव्य फीनिक्स द्वीप लिन मिंग के मामलों के प्रति उदासीन नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही ओयांग बोयान ने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा तो वह भौचक्का रह गया। वह किंजिया, लिन मिंग के साथ अपने रिश्ते के कारण वह एक स्वर्ग खोलने वाली गोली प्राप्त करने में सक्षम था और वह भाग्यशाली कमीना वास्तव में जियानिटिन क्षेत्र में प्रवेश कर गया, एक बुजुर्ग बन गया। वे मूर्ख सीथर गुट के लोग एहसान, दोस्ती और उदारता जैसी उबाऊ चीजों की परवाह करते हैं। अगर मैं किन शिंगक्सुआन से निपटना चाहता हूं तो वह शायद अपना चेहरा घुसाने की कोशिश करेगा। ओयांग बोयान का आदर्श परिणाम यह होगा कि वह किन शिंगक्सुआन के लिए जाल बिछाएगा और फिर उसे पकड़कर अकेशिया गुट के पास ले आएगा ताकि वह उस पर अपनी दिव्य अकेशिया शक्ति का प्रयोग कर सके। जब वह उसकी इन ऊर्जा को चूस लेगा तो वह उसे मार डालेगा। यह अपना गुस्सा निकालने का सबसे अच्छा तरीका होगा। लेकिन किन शिंगक्सुआन 7 गहन घाटियों की एक आधिकारिक शिष्या थी और किंजिया उसकी रक्षा भी कर रही थी। यदि वह चुपचाप ऐसा करना चाहता तो सफलता की संभावना कम थी। चूंकि यहाँ एक परेशान करने वाला व्यक्ति घूम रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ दिन और जीने दूंगी। अगर मैं अब कुछ भी करूंगा तो मैं बहुत स्पष्ट हो जाऊंगा। पहले मैं कुछ समय बीतने तक प्रतीक्षा करूंगा और किन शिंगक्सुआन को एक निश्चित मौत के युद्ध क्षेत्र में भेजने का अवसर तलाशूंगा और किसी और का उपयोग करके उसे मार डालूंगा। ये भी अच्छा है। अगर वह दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के उन दानव कला साधकों के कारण मर गई तो यह और भी मजेदार होगा। ये सोचते ही ओयांग बोयान की मुस्कान और अधिक दुष्ट हो गई। अल्पविराम।
मरना। लिनमिंग गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड और पर्पल कॉमेट स्पीयर के साथ आगे बढ़ा, उसके हाथ में जोरदार प्रहार था जिससे एक रॉक कठपुतली टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन उसी समय 4-5 और पत्थर की कठपुतलियों ने उसे घेर लिया। मैं रुक नहीं सकता। लिनमिंग ने अपने दांत पीस लिए और निर्णायक रूप से विधर्मी देव बल को खोल दिया। उसकी आभा पूरी तरह से प्रस्फुटित हो गई। लिनमिंग की ताकत तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच गई। वज्रपात, विनाश, टकराना, एक भयंकर विस्फोट ने उसके चारों ओर खड़ी सभी कठपुतलियों को नष्ट कर दिया और वे तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गईं। लिनमिंग ने शॉकवेव के विस्फोटक बल का उपयोग किया और पीछे की ओर छलांग लगाई। आसपास के कठपुतली समूह से तीर की तरह बाहर निकलकर गुफा में वापस आ गया। करीबी बुलावा। लिनमिंग ने राहत की लंबी सांस ली। इस सामान्य स्तर के प्रगलन पथ में मृत्यु की संभावना बहुत अधिक थी। यदि यहाँ कोई घायल हो जाए और कठपुतलियों से गिर जाए तो किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती है। लिनमिंग ने लगातार अपने अंतिम कार्ड के रूप में हेरेटिकल गॉड फोर्स और थंडरफायर एनिहिलेशन का उपयोग किया था। यदि वह युद्ध के मैदान में और अधिक समय तक टिक नहीं पाता तो वह थंडरफायर एनिहिलेशन का विस्फोट कर देता जिससे उसके आसपास की सभी कठपुतलियां नष्ट हो जाती तथा वह बचकर भाग सकता था। टेम्परिंग मैरो लगभग 40% पूरा हो चुका है और मेरा असली सार पहले से ही पल्स कंडेंसेशन की सीमा तक भर चुका है। जब तक मैं थोड़ा और ऊपर जा सकता हूं, मैं हाओयिंग क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। वर्तमान में लिनमिंग का सच्चा सार उसकी शिरोबिंदु में पहले से ही सीमा तक भर चुका था और सच्चा सार उसके डेंटिन में इकट्ठा हो गया था। जब तक वह इन दोनों को जोड़ सकेगा, वह सही मायने में हाओयिंग क्षेत्र में कदम रख सकेगा। लेकिन लिनमिंग अपनी मेरिडियन को बहने देने के बारे में सोच रहा था ताकि वह अनायास ही हाओयिंग क्षेत्र में प्रवेश कर सके। यदि वह ऐसा करता तो उसकी नींव और भी अधिक स्थिर होती। जैसे ही लिनमिंग ने ध्यान लगाया, उसने अपने स्थानिक वलय से सील 1 फॉलन स्टार फ्लेम को बाहर निकाल लिया। उसने सील खोल दी। गिरते हुए तारे की ज्वाला प्रकट हुई। वह एक छोटे तेंदुए के आकार में बदल गया था और हिंसक रूप से अपने बंधनों से संघर्ष कर रहा था। यह आपकी बारी है। लिनमिंग ने सीधे गिरते हुए सितारे की लौ को अपनी छाती में दबा लिया। एक जबरदस्त ऊर्जा जो मध्यम श्रेणी के पृथ्वी चरण ज्वाला सार में समाहित थी फूट पड़ी। ऊर्जा की एक विशाल मात्रा उसके मेरिडियन में टूट गई जो लिनमिंग के अपने असली सार के साथ बुरी तरह से संघर्ष कर रही थी। ऊर्जा के इस कांपते हुए उछाल के तहत लिनमिंग के डेंटिन और मेरिडियन में ऊर्जा को भी एक गंभीर झटका लगा। जैसे ही फॉलन स्टार फ्लेम की ऊर्जा धीरे-धीरे उसके असली सार में समाहित होने लगी, कुछ समय बाद लिनमिंग को एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। उसके डेंटिन और मेरिडियन के भीतर का असली सार जुड़ गया था। हम हाओयिंग क्षेत्र। लिनमिंग ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान वह हाओयिंग क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे, लेकिन ये भी अच्छा था। अपने दानतियन के समर्थन से गिरते हुए तारे की ज्वाला को अवशोषित करना और भी आसान हो जाएगा। अन्यथा लिनमिंग की वर्तमान ताकत के साथ मध्यम श्रेणी के पृथ्वी चरण ज्वाला सार को अवशोषित करना आसान नहीं होगा। अल्पविराम 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 डॉट डॉट 3 महीने बाद स्काई फॉर्च्यून किंग के शानदार पूर्वी महल ने अपने नए मालिक का स्वागत किया। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जीवन की घुमावदार राहों में आखिरी हंसी मेरी ही होगी। 10वें राजकुमार यांग जेन ने पूर्वी महल के सिंहासन को देखा। उनकी उंगलियां उत्साह से कांप रही थीं। ये सब मेरा है, जैसा कि होना चाहिए। तीसरे भाई, इस वर्ष मुझे जो भी भय लगा, मैं उसे तुम्हें लौटा दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम्हारी सारी संपत्ति दूसरों के नियंत्रण में हो और तुम्हें पता हो कि तुम्हारा सिर किसी भी क्षण गिर सकता है, तो कैसा लगता है। जैसे ही यांग जेन बोल रहा था, उसके चेहरे पर बदला लेने की खुशी झलक रही थी। इसी समय उसके पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। यांग जेन, यह मत भूलो कि वह कौन है जिसने तुम्हें स्काई फॉर्च्यून किंगडम का नया क्राउन प्रिंस बनने में सहायता की। यांग जेन का शरीर कांप उठा और उसने जो भी अहंकार दिखाया था वह तुरंत ही रुक गया। मार्शल हाउस मास्टर, कृपया निश्चिंत रहें। ये छोटा राजकुमार आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। बाद में ये छोटा राजकुमार मिस्टर ओयांग के सभी निर्देशों का पालन करेगा। हम इसे अच्छी तरह याद रखें। जब तक आप आज्ञा का पालन करेंगे, आपको 1 शताब्दी तक शासन की गारंटी मिलेगी। यांग जेन से बात करने वाला एक लबादा पहने हुए आदमी था। ये व्यक्ति स्काई फॉर्च्यून किंगडम का नया 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस मास्टर था। किंजिया ने जियानिटियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक बुजुर्ग के रूप में अपने संप्रदाय में वापस आ गया था। इस प्रकार स्काई फॉर्च्यून किंगडम के साथ गहन मार्शल हाउस मास्टर का पद स्वाभाविक रूप से रिक्त था। ये व्यक्ति एक नया उम्मीदवार था जिसे ओयांग बोयान ने चुना था। ये लबादा पहने हुए व्यक्ति एक शिष्य था जिसे ओयांग बोयान ने बहुत समय पहले प्राप्त किया था। उनकी साधना अर्धचरणीय जियानिटियन पर थी, लेकिन एक संप्रदाय के अर्धचरणीय जियानिटियन मार्शल कलाकार के रूप में वो स्काई फॉर्च्यून किंगडम की मार्शल दुनिया की संपूर्णता को पूरी तरह से मिटाने में सक्षम थे। यहाँ तक कि अगर मुई और स्काई फॉर्च्यून किंगडम के सभी अन्य स्वामी एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मार्शल हाउस मास्टर किन परिवार को खत्म करने के लिए मैं मार्शल हाउस मास्टर की मदद पर भरोसा करूंगा। जब कोई नया सम्राट आता था तो वह अपने दरबारियों और अधीनस्थों को नियुक्त करता था। प्रायः इस दिशा में पहला कदम पिछले युग के सभी दरबारी अधिकारियों को बाहर निकालना होता था। पहला कारण शक्ति प्रदर्शन था, दूसरा कारण धन और अधिकार पुनः प्राप्त करना था और तीसरा कारण अपना शासन मजबूत करना तथा विद्रोह की किसी भी संभावना को समाप्त करना था। प्राचीन काल से ही शक्तिशाली मंत्रियों और अधिकारियों का अंत कभी भी सुखद नहीं होता था। किन शियाओ की प्रसिद्धि का तो जिक्र ही नहीं। स्काई फॉर्च्यून किंगडम में आम लोग उसका नाम तो जानते थे, लेकिन सम्राट का नाम नहीं जानते थे। इस स्थिति में लिनमिंग की वजह से किन शियाओ ने क्राउन प्रिंस का समर्थन किया था। तो फिर यांग जेन किन शियाओ जैसे किसी व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैं स्वाभाविक रूप से किन परिवार को बाहर निकालने में आपकी मदद करूंगा। लबादा पहने आदमी ने उदासीनता से कहा। यदि वह किन परिवार से निपटना चाहता था तो वह किन जिंगक्सुआन से भी आसानी से निपट सकता था। किन जियो स्काई फॉर्च्यून किंगडम की सेना के लिए एक देवता हो सकता है, लेकिन उसकी नजर में वह एक पापी नहीं था। अगर वह किन शियाओ की जान लेना चाहता तो मार्शल क्वार्टर में कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। यांग जेन को लबादा पहने आदमी का आश्वासन मिलने के बाद वह वास्तव में कई बार हंसना चाहता था। लिनमिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे कार्य अंततः मेरी मदद करेंगे। तुम्हारे बिना ओयांग बोयान मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकता था और मेरे लिए किन शियाओ नामक बाधा को पार करना भी असंभव होता। मुझे सचमुच किन जियाओ पर दया आती है। किन जियाओ अपने पूरे जीवन में प्रतिभाशाली और बहादुर रहे हैं, फिर भी उनके परिवार ने किन जिंगजुआन जैसी भयावह स्थिति पैदा की। यहाँ ग्रीन मलबरी सिटी का लिन परिवार भी है, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो धीरे-धीरे उनसे निपट लूंगा। अल्पविराम 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 अल्पविराम। वे चाहते हैं कि मैं खुले समुद्र में युद्ध के मैदान में जाऊं। जब किन शिंगशुआन ने 7 गहन आदेश देखे तो वही पल के लिए चकित रह गई। पिछले कुछ महीनों से किन शिंगशुआन की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी। जब उसने ये खबर सुनी कि लिनमिंग की मृत्यु हो गई है तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे उसके पास इस तथ्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वह अकेले ही सप्तम गहन मार्शल हाउस को छोड़कर चली गई थी और किन जिया की व्यवस्था के साथ वह लिनमिंग के माता-पिता से मिलने गई थी, लेकिन उसने वृद्ध दंपति को ये खबर नहीं बताई थी। किन जिया ने भी अभी तक ऐसा नहीं किया था। इस वृद्ध दंपति को अभी भी ये पता नहीं था कि उनका बेटा पहले ही दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में गिर चुका है। किन शिंगक्सुआन और लिनम्यू कई दिनों तक एक साथ रहे। लिनम्यू बहुत खुश था और उसके बारे में चिंतित था और उसने शादी की बात उठाने के लिए कई बार प्रयास भी किए थे। अतीत में इससे किन शिंगक्सुआन को बहुत गर्मजोशी और खुशी महसूस होती थी, लेकिन अब इससे उसे केवल दुख और उदासी महसूस होती थी। 2 महीने पहले उसे दक्षिण सागर के युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। उसने विरोध नहीं किया। उसने सोचा कि शायद लड़ाई उसके अवसाद को कम करने में सक्षम होगी। तभी उसे खुले समुद्र में युद्ध के मैदान में जाने का स्थानांतरण आदेश प्राप्त हुआ। खुले समुद्र का युद्ध क्षेत्र। किन जिंगक्सुआन उदास होकर मुस्कुराया। लगभग पूरे 1 वर्ष तक दिव्य फीनिक्स द्वीप गठबंधन और दक्षिण सागर दानव क्षेत्र के बीच रुक-रुक कर लड़ाई होती रही, लेकिन दोनों पक्षों में से कोई भी जीवन मरण की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध नहीं हुआ। अन्यथा ये 2 महान संप्रदाय शायद इतनी कीमत वहन करने में सक्षम नहीं होते। हालांकि 3 बड़े सच्चे सार पत्थर के द्वीपों के चारों ओर घूमने वाला खुला समुद्री युद्ध क्षेत्र शुरू से लेकर अब तक अतुलनीय रूप से क्रूर था। यहाँ तक कि 2 रिवॉल्विंग कोर मास्टर भी वहां गिर गए थे। ये 3 महान द्वीप वास्तव में फांसी के मैदान थे। कोई चाहता है कि मैं मर जाऊं। किन शिंगक्सुआन की आंखें चमक उठी जब उसने उस मार्शल कलाकार को देखा जिसने 7 गहन आदेश दिए थे। उसने अपनी ठंडी आवाज को छिपाया नहीं। कुछ महीने पहले किन शिंगक्सुआन को ओयांग बोयान के मन में लिनमिंग और किन जिया के प्रति पनपती नफरत के बारे में पता चला था। किन जिया ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी थी। तब से 2 महीने शांति से बीत गए थे, लेकिन अब कोई उसके खिलाफ साजिश करना चाहता था। जिस व्यक्ति ने 7 गहन आदेश दिए थे वह केशिया गुट का आंतरिक दरबारी शिष्य था। उनकी साधना मध्य हाओयिंग क्षेत्र में थी और उनका नाम ओजियोंग था।
ओ शियोंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, किन शिंगक्सुआन तुम क्या कहना चाह रही हो? इस बार 20 शिष्यों को खुले समुद्र के युद्ध क्षेत्र में भेजा गया है। आप उनमें से केवल एक हैं। ये संप्रदाय की रणनीतिक योजना भी है। मुझे आशा है कि आप समग्र स्थिति को गंभीरता से लेंगे। समग्र स्थिति को गंभीरता से लें। किन शिंगक्सुआन का दिल उपहास से भर गया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह किस बुजुर्ग के साथ गहन आज्ञाएं हैं? किन शिंगक्सुआन द्वारा ये सवाल पूछे जाने के बाद ओ शियोंग बिल्कुल भी खुश नहीं दिखी। किन शिंगक्सुआन, क्या आप सोच रहे हैं कि क्या ये सात गहन आदेश वास्तविक हैं या नहीं? किन शिंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वास्तविक है। सभी बुजुर्गों को सात गहन आदेश जारी करने का अधिकार है, लेकिन मुझे हर बुजुर्ग के आदेश का पालन करना जरूरी नहीं है। ओ जियोंग की अभिव्यक्ति डूब गई। जिस व्यक्ति ने यह आदेश जारी किया वह युद्ध कमांडर एल्डर लियू था। क्या उसके पास आपको आदेश देने की योग्यता है? किन शिंगक्सुआन का दिल डूब गया। एल्डर लियू, सात गहन घाटियों के भीतर आंतरिक संबंध जटिल और रहस्यमय थे। ओयांग बोयांग के संपर्कों का जाल बहुत व्यापक था। यदि वह स्थानांतरण आदेश प्राप्त करना चाहता तो यह आसान होता। जैसे ही ओशियोंग ने किन शिंगक्सुआन के रंग रूप को देखा, वह मन मुस्कुराया और एक सच्चे सार ध्वनि संचरण का उपयोग करते हुए कहा, किन शिंगक्सुआन, मैं तुम्हें गपशप से मुक्त रखूंगा। हाँ, आपके पास कोई है जो आपका समर्थन कर रहा है, लेकिन किंजिया केवल एक एल्डर है जिसे हाल ही में पदोन्नत किया गया है। आप किसे उम्मीद करते हैं कि वह आपकी मदद कर सकता है? हाँ, ये सही है। मैं आपको कुछ और बताना भूल गया। एक और महीने के बाद स्काई फॉर्च्यून किंगडम का नया सम्राट अपने सिंहासन पर बैठेगा। नए सम्राट का नाम यांग जेन या ऐसा ही कुछ है तथा उसे वर्तमान सात गहन मार्शल हाउस मास्टर का समर्थन भी प्राप्त है। मैंने सुना है कि उसने पहले ही आपके किन परिवार पर नियंत्रण कर लिया है। आपके दादाजी को घर में नजरबंद कर दिया गया है। तुम्हें एक अच्छी बच्ची बनना चाहिए और निर्देशों का पालन करना चाहिए। तभी आपके किन परिवार को उसके सैन्य अधिकार से मुक्ति मिलेगी और आपके दादाजी स्वाभाविक रूप से और शांतिपूर्वक बुढ़ापे में मर सकेंगे। अन्यथा यदि उस पर विद्रोह का अपराध आरोपित हो जाता है तो हे ठीक है, आप परिणाम जानते हैं। जैसे ही किन शिंगक्सुआन ने ये सुना, ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका शरीर कांप उठा और उसका सुंदर चेहरा जो क्रोध से लाल हो गया था, अब सारा रंग उड़ गया था। आप घृणित जानवर, नीच, क्या तुम सचमुच इतने भोले हो? ओ शियोंग ने किन शिंगक्सुआन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर घृणा से कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या आपको लगता है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो आपका समर्थन कर सकते हैं? यदि आप खुले समुद्र में युद्ध के मैदान में जाकर मरना नहीं चाहते तो मैं आपको बाहर निकलने का रास्ता बता सकता हूं। अच्छे कपड़े पहनो और फिर मिस्टर ओयांग के पास जाओ और दया की भीख मांगो। उसकी अच्छी तरह से सेवा करो, उसका ख्याल रखो और फिर शायद अगर मिस्टर ओयांग खुश हो जाएं तो वह तुम्हारे किन परिवार को रिहा कर देंगे। किन शिंगक्सुआन की पतली भौहें ऊपर उठ गईं। वह दांत पीस रही थी, उसकी छाती धड़क रही थी, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, लेकिन अंततः उसने उसे मुक्का नहीं मारा। वह जानती थी कि उसकी ताकत उससे कम है और उसका प्रभाव भी उससे कम है। वह क्या कर सकती थी? वह केवल इस यातना को सहन कर सकती थी। ओ शियोंग ने दया से किन शिंगक्सुआन की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है या कुछ और? बबुल गुट में कई महिला शिष्य हैं, हमारे पास किन शिंगक्सुआन की कमी नहीं है। क्योंकि तुमने इतने घमंड से जीने का फैसला किया है तो मरने के लिए भी तैयार रहो। ओ जियोंग ने उपहास किया और फिर हॉल से बाहर चला गया। जो पीछे रह गया वह किन शिंगक्सुआन था। उसके हाथ कांपने लगे। यदि ओयांग बोयान अपने दादा से निपटना चाहती थी तो ये बहुत आसान मामला था। ओयांग बोयान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। जब तक उनके शिष्य यांग जेन का समर्थन करते रहेंगे और विद्रोह की साजिश रचने का झूठा आरोप करते रहेंगे, तब तक किन परिवार रातों रात खत्म हो जाएगा। किन जिंगजुआन की एकमात्र आशा किन जिया थी। वह कांप उठी जब उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक लंबी दूरी की ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज निकाला और एक संदेश रिकॉर्ड किया, फिर उसे जलाया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। कई सौ मील दूर किन जिया रेतीले समुद्र तट पर बैठी थी। उसने हल्के से एक सितार को थपथपाया और उसके सामने आग की लपटें धीरे-धीरे बुझने लगीं। किन जिया ने भारी सांस ली। उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जब लिन मिंग जीवित थे तो किसी ने भी उन्हें या उनसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को धमकाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब जब लिन मिंग की मृत्यु हो गई है तो उसकी सारी प्रतिभा और गौरव का कोई अर्थ नहीं रह गया है। ओयांग बोयान पिछले कुछ महीनों से चुप है, इसलिए मुझे लगा कि उसने काम छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह लिन मिंग के परिवार और दोस्तों से अपना बदला लेना शुरू कर देगा। मैं लिन मिंग की उदारता के लिए उनका ऋणी हूं, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। अगर मैं ऐसा होने दूं तो यह मेरे जितना हॉट के विपरीत होगा। दुर्भाग्यवश मुझे अभी एल्डर के पद पर पदोन्नत किया गया है और मेरी ताकत कमजोर है, मेरे संपर्क भी सीमित हैं। अगर मैं ओयांग बोयान का विरोध करना चाहता हूं तो यह संभव है जब तक कि मैं मदद न मांगूं। जो लोग लिन मिंग को जानते थे उनमें सबसे मजबूत और जो मेरी सबसे अधिक मदद कर सकता है वह है म्यूकियान्यू। अगर वह किन शिंगक्सुआन के लिए खड़ी हो सकती है तो वह किन परिवार और लिन परिवार के लिए 100 साल की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। म्यूकियान्यू दिव्य फीनिक्स द्वीप का भावी नेता था। कुछ ही शब्दों में, चाहे ओयांग बोयान कितना भी साहसी या साहसी क्यों न हो, वह कभी भी किन जिंगक्सुआन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह था कि क्या म्यूकियान्यू मदद करेगी। किन जिया ने पहले कभी म्यूकियान्यू को नहीं देखा था, उसने केवल इतना सुना था कि वह और लिन मिंग करीबी दोस्त थे। वह किस प्रकार की व्यक्ति थी इस बारे में किन जिया को पूरी तरह से स्पष्टता थी। मैं यहाँ आशा नहीं छोड़ सकता। अगर म्यूकियान्यू मदद करने को तैयार नहीं है तो मैं अभी भी अन्य तरीके तलाश सकता हूँ। जब किन जिया ने यह सोचा तो उसने एक पत्र लिखा और उसे दिव्य फीनिक्स द्वीप के म्यूकियान्यू को भेज दिया। दक्षिण सागर में युद्ध छिड़ जाने के बाद से सात गहन घाटियों ने दिव्य फीनिक्स द्वीप के साथ गठबंधन कर लिया था। दोनों एक दूसरे के साथ पत्र व्यवहार करते थे और ऐसा करने के उनके तरीके ध्वनि संचार से कहीं अधिक थे। बेशक पत्र बहुत अधिक आते थे, इन पत्रों को भेजने में सच्चे सात पत्थरों का उपयोग अधिक कुशल था। दक्षिण सागर के युद्ध क्षेत्र में किन जिया को एक पत्र वितरण तंत्र मिला जिसे सात गहन घाटियों ने प्रबंधित किया और फिर पत्र भेजने के लिए तंत्र शुरू किया। दक्षिणी सागर एक अत्यंत विशाल भूभाग था। किन जिया और म्यूकियान्यू जिन द्वीपों पर थे वे एक दूसरे से लगभग 5 लाख मील की दूरी पर थे। 3 दिनों तक कई बार ट्रांसमिशन से गुजरने के बाद अंततः पत्र म्यूकियान्यू तक पहुंचा। प्राप्ति स्थान पर एक शिष्य होता था जो पत्रों को प्राप्त करने और फिर उन्हें वर्गीकृत करने और अलग करने के लिए जिम्मेदार होता था ताकि उन्हें आगे अन्य स्थानों पर भेजा जा सके। हम महारानी कियान्यू के लिए एक पत्र। सात गहन घाटियों के बुजुर्ग किन जिया, एक तीसरी श्रेणी के संप्रदाय का न्याय हमारी संतति को एक पत्र देना चाहता है। म्यूकियान्यू की स्थिति को देखते हुए ये शिष्य उसे पत्र देने के योग्य नहीं था। ये सही है, सात गहन घाटियां वह संप्रदाय है जिससे लिन मिंग आया था। शिष्य के चेहरे पर एक अस्थिर भाव था। म्यूकियान्यू और म्यूकिंगशु की शादी के मामले को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तीसरे बुजुर्ग ने म्यूकियान्यू के लिए इस द्वीप पर रहने की व्यवस्था की थी। स्वाभाविक रूप से यहाँ हर कोई तीसरे बुजुर्ग के नियंत्रण में था। म्यूकिंगशु उनका स्वामी था और कोई भी मामला होने पर सबसे पहले उसे सूचित किया जाना चाहिए था। द्वीप पर लगभग सभी शिष्य म्यूकिंगशु, म्यूकियान्यू और लिन मिंग के बीच के नाजुक रिश्ते को जानते थे। इतना ही नहीं, उन्हें पता था कि पिछले कुछ दिनों से म्यूकिंगशु का मूड बेहद खराब था। ये पत्र सात गहन घाटियों से आया था जो कभी लिन मिंग का संप्रदाय हुआ करता था। परिणामस्वरूप यह एक अत्यंत असामान्य स्थिति थी। ये सोचकर शिष्य ने म्यूकिंगशु को एक ध्वनि संचारक ताबीज भेजा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई म्यू, सात गहन घाटियों के एक बुजुर्ग ने महारानी कियान्यू को एक पत्र भेजा है। जब म्यूकिंगशु को यह ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज संदेश मिला तो वह उदास हो गया। सात गहन घाटियों का बुजुर्ग, वह संभवतः लिन मिंग से जुड़ा हुआ था। मुझे पत्र दो। इस समय म्यूकिंगशु का मूड बहुत खराब था। हाँ, जल्द ही पत्र पहुंचा दिया गया और म्यूकिंगशु ने अशिष्टतापूर्वक उसे खोला। यद्यपि पत्र सीलबंद था, फिर भी इसे बिना कोई बदलाव किए पुनः सीलबंद किया जा सकता था। यदि यह कोई पत्र नहीं था जो लिन मिंग से संबंधित था तो वह इसे म्यूकियान्यू को दे सकता था। जैसे ही म्यूकिंगशु ने पत्र खोला उसने उसे पढ़ा और तुरंत क्रोधित हो गया। लिन मिंग, ये वास्तव में उस दुष्ट व्यक्ति के बारे में है। भले ही वह मर चुका है लेकिन उसका भूत अभी भी मुझे सताता है। मम, ये है। जैसे जैसे म्यूकिंगशु ने पढ़ना जारी रखा वह क्रोधित नहीं रहा। वास्तव में जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसका क्रोधित भाव प्रसन्न मुस्कान में बदल गया। हाँ, तो यह इस बारे में है। अब जब लिन मिंग की मृत्यु हो गई है तो उसके सभी दुश्मन बदला लेने की तलाश में हैं। ये किन शिंगशुआन कौन है? मैं जो बता सकता हूँ उससे ऐसा लगता है कि उसका लिन मिंग के साथ एक महत्वपूर्ण रिश्ता था। दिलचस्प। बाद में इसमें लिन परिवार भी शामिल हो सकता है। अगर कुछ इतना मजेदार नहीं हुआ तो यह वाकई बहुत अफसोस की बात होगी।
म्यूकिंशु के होंठ एक दुष्ट मुस्कान में मुड़ गए। वह इस नाटक को देखने के लिए उत्सुक था और उसकी नज़र में किन शिंगक्सुआन एक आदर्श अभिनेत्री थी। इतना खराब भी नहीं, यद्यपि मेरा मूड खराब है, फिर भी आप मेरे लिए नाटक करने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे थोड़ा और अधिक दुखद और यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे, अन्यथा यह बहुत उबाऊ हो जाएगा। म्यूकिंशु ने अपनी उंगलियां फैलाईं और एक ज्वाला निकाली। पत्र तुरंत जल उठा और फिर राख में बदल गया। चूंकि मेरी छोटी चचेरी बहन बहुत व्यस्त है, इसलिए मुझे उसे इस तरह की छोटी-छोटी बातों से परेशान नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह इस घटना से विचलित हो जाए और उस आदमी को याद कर ले जो भूत की तरह उसका पीछा करता रहता है। ये तो बहुत ही अप्रिय होगा। मेरी चचेरी बहन, ओह मेरी चचेरी बहन, तुम्हें चुपचाप मेरी प्रिय पत्नी बन जाना चाहिए और मुझे अपना पुनः सुंदर शरीर और आदि ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए। यदि तुम पूरे दिल और आत्मा से मेरा ख्याल रखोगे, तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तुम्हें इतना आनंद दूंगा कि तुम मर जाओगे। हा हा हा। म्यूकिंशु आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराया और फिर सारी राख उड़ा दी। अब जब वह अंततः लिनमिंग से बदला लेने में सक्षम हो गया था, तो वह तुलनीय रूप से खुश मूड में था। अल्पविराम। एक और महीना बीत गया। जब से लिनमिंग ने दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब से पूरे 10 महीने बीत चुके थे। इस दिन क्राउन प्रिंस यांग जेन आधिकारिक तौर पर सिंहासन पर बैठे। स्काई फॉर्चून किंगडम के बूढ़े सम्राट को बहुत बीमार घोषित कर दिया गया और उन्हें पीछे के महल में भेज दिया गया। मूल युवराज यांगलिन को स्काई फॉर्चून सिटी में नजरबंद कर दिया गया था और वे वहां से बाहर जाने में असमर्थ थे। सिंहासनारूढ़ होने का समारोह पूरे 7 दिनों तक चलेगा। यांगलिन अपने महल में अकेले बैठकर शराब पी रहा था। कुछ ही कदम की दूरी पर सशस्त्र गार्ड खड़े थे। यांगलिन अपने कमरे से आधा कदम भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे ही उसने स्वर्गारोहण समारोह के दौरान तेज हॉर्न की आवाज सुनी, यांगलिन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने थोड़ी शराब पी, फिर दूसरा गिलास भरा और उसे जमीन पर छिड़क दिया। भाई लिन, ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में मैं आपके पीछे पीले झरनों तक आ जाऊंगा। यांगलिन ने आह भरी। अब जबकि यांग जेन सिंहासन पर बैठ गया है, उसे या तो मार दिया जाएगा या आजीवन नजरबंद कर दिया जाएगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हुआ हो, सब एक ही था। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन और मां का भी दुखद अंत होने वाला था। किंजिया ने पत्र भेजने के बाद दिन गिनना शुरू कर दिया। वह इंतजार करता रहा और पूरे 10 दिन बाद भी कोई संदेश नहीं आया। किंजिया को डर था कि युद्ध के मैदान में युद्ध कितना जटिल और भयंकर था, इसलिए पत्र के साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। इस प्रकार 10 दिन बाद उन्हें दूसरा पत्र प्राप्त हुआ, लेकिन यह पत्र पहले की तरह गायब हो गया, मानो कभी वापस नहीं आएगा। एक महीना गुजर गया। किंजिया ने अंततः हार मान ली। 10 दिन पहले किन शिंगक्सुआन ने स्थानांतरण आदेश स्वीकार कर लिया था और अब उसे खुले समुद्र में युद्ध के मैदान में जाना था। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके किन परिवार और उसके पूरे लोगों का जीवन यांग जेन की मुट्ठी में था। एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार की पूर्ण शक्ति के सामने नश्वर संसार की सैन्य शक्ति केवल मजाक थी। किंजियो भले ही स्काई फॉर्चून किंगडम में एक नायक था, लेकिन 7 गहन मार्शल हाउस मास्टर यांगलिन के सामने वह किए जाने वाले में से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे ही किंजिया ने धुंध भरे समुद्र को देखा, उसने एक गहरी सांस छोड़ी। मानव मृत्यु एक दीपक के बुझने के समान है। ऐसा लगता है कि मेरे दोनों पत्र समुद्र में फेंक दिए गए हैं। मुझे डर है कि म्यूकियानियो एक मृत व्यक्ति के परिवार की देखभाल नहीं करेगा। और किन शिंगक्सुआन की स्थिति को देखते हुए वह शायद म्यूकियानियो को पसंद न आए। किंजिया केवल उदास होकर मुस्कुरा सकती थी। सच तो यह है कि उसने सोचा था कि उसके पत्र में म्यूकियानियो के हाथों तक पहुंचने की योग्यता ही नहीं थी। लेकिन जो भी हुआ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतिम परिणाम यह हुआ कि पत्र वितरित नहीं किया गया। यहाँ तक कि अगर किंजिया व्यक्तिगत रूप से दिव्य फीनिक्स द्वीप पर गए, तो उनके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए म्यूकियानियो को देखना संभव होगा। ये वैसा ही था जैसे कोई आम आदमी राजकुमारी से मिलना चाहता हो। ऐसा करने का कोई मौका ही नहीं था। जिंगक्सुआन, अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तो मैं केवल आपके परिवार के जीवन को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ। खुले समुद्र में युद्ध का मैदान अत्यंत खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब निश्चित मृत्यु नहीं है। जब तक आप खुले समुद्र में युद्ध के मैदान में टिके रह सकते हैं और युद्ध के अंत तक टिक सकते हैं। किंजिया ने अपना सिर हिलाया और खुद का मजाक उड़ाया। यदि उसे किसी बात के लिए दोषी ठहराना हो, तो वह केवल अपनी ताकत और पृष्ठभूमि को ही दोषी ठहरा सकता है, क्योंकि वह बहुत कमजोर है। वह केवल एक व्यक्ति थे और अतीत में वह अकेले संगीतकार भी रह चुके थे। उन्हें 7 गहन घाटियों में आश्रय मिला था और उन्हें किन नाम दिया गया था। वह ओयांग बोयांग जैसे व्यक्ति से निपट नहीं सकता था जो 7 गहन घाटियों से था और जिसे ओयांग परिवार कबीले का समर्थन भी प्राप्त था। वह स्पष्ट था कि यदि किन शिंगक्सुआन को खुले समुद्र के युद्ध के मैदान में रहने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उसकी साधना अभी पल्स कंडेंसेशन अवधि तक ही पहुंची थी, तो यह बहुत ही असंभव था कि वह युद्ध के अंत तक जीवित रह पाएगी। अल्पविराम। दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र के भीतर अंतहीन लाल मैदानों पर एक भयानक विस्फोट आकाश तक पहुंचा, जिससे ऐसा लगा कि पूरी पृथ्वी उलट जाएगी। एक अस्थि ड्रैगन जो पूरी तरह से लाल था, उस विस्फोट की शक्ति से राख में बदल गया। दिव्य दानव थंडर सोल और फॉलन स्टार फ्लेम के संयोजन के साथ थंडरफायर एनिहिलेशन की शक्ति धरती को हिला देने वाली थी। लिनमिंग ने बैंगनी धूमकेतु भाले के सहारे खुद को जमीन पर टिकाया। उसकी छाती जोर से धड़क रही थी और वह सांस लेने के लिए तरस रहा था। अब जब वह यहाँ तक लड़ाई लड़कर आ चुका था, तो उसके दुश्मन केवल पत्थर की कठपुतलियों तक सीमित नहीं थे। वहाँ भारी संख्या में कंकाल, राक्षस, क्रूर जानवर और यहाँ तक कि वह विशालकाय अस्थि ड्रैगन भी था जिसे उसने नष्ट कर दिया था। इस अस्थि ड्रैगन की रक्षात्मक शक्ति बहुत अद्भुत थी। लिनमिंग के साथ एक लंबी लड़ाई में लिनमिंग को इसे नष्ट करने के लिए पूर्ण थंडरफायर विनाश का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे ये राख में बदल गया। भले ही लिनमिंग की साधना मध्य हाउटियन क्षेत्र तक पहुंच गई थी, लेकिन पूरी ताकत वाले थंडरफायर विनाश ने अभी भी उसके असली सार का 50% हिस्सा खा लिया था। फ्लेम एसेंस और थंडर सोल के ग्रेड की वृद्धि के साथ थंडरफायर एनिहिलेशन द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा तेजी से भयावह होती जा रही है। मेरी साधना पहले से ही मध्य हाउटियन क्षेत्र के शिखर पर है और टेम्परिंग मैरो 60% पूर्णता तक पहुंच चुकी है। जो कुछ बचा है वह अंतिम टूटा हुआ दानव हृदय क्रिस्टल है। हाउटियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपनी ठोस नींव के कारण लिनमिंग की साधना में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। महज आधे साल में ही वह प्रारंभिक हाउटियन क्षेत्र से मध्य हाउटियन क्षेत्र के शीर्ष पर पहुंच गए थे। वह स्वर्गीय हाउटियन क्षेत्र तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। लिनमिंग ने अपने हाथ में टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को पकड़ लिया। एक बार जब मैं इस आखिरी टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को खा लूंगा, तो मैं लगभग एक सफलता तक पहुंच जाऊंगा। मेरा टेम्परिंग मैरो भी 65% पूर्णता तक पहुंच जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या प्रभाव होगा। जैसे ही लिनमिंग टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को खाने वाला था, उसके सामने का स्थान अचानक धुंधला हो गया। महल आत्मा। लिनमिंग ने अपने सामने सफेद रोशनी के द्रव्यमान को देखा। महल की आत्मा जो गलाने के मुकदमे की शुरुआत से ही गहरी नींद में थी, अंततः फिर से प्रकट हो गई थी। दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में पूरे 10 महीने बिताने के बाद वर्तमान लिनमिंग पूरी तरह अस्त व्यस्त दिख रहा था। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और लगभग पूरी तरह नंगा था। लिनमिंग मूल रूप से अपने स्थानिक रिंग में बदलने के लिए कपड़ों के कई सेट लेकर आए थे। जब युद्ध में उसके सारे कपड़े फट जाते तो वह उन्हें बदलकर नए कपड़े पहन लेता। जल्द ही वे सभी फट गए। लिनमिंग ने इस जगह को छोड़ते समय के लिए केवल एक सेट कपड़े छोड़े हैं। इस प्रकार यही कारण था कि लिनमिंग के पास उसका शरीर और कुछ चित्र के अलावा कुछ नहीं बचा था। लिनमिंग के बाल मूलतः लंबे थे, लेकिन अब वह बिखरा हुआ और अस्त व्यस्त था और लंबा होकर उसकी कमर के नीचे तक पहुंच गया था। महल की आत्मा लिनमिंग के सामने भूतिया आग की एक लौ की तरह तैरती रही और फिर एक सफेद मानव चेहरे में संघनित हो गई। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य का भाव था। मैंने प्रगलन परीक्षण पास कर लिया। लिनमिंग ने महल की आत्मा से पूछा। अब आपके सामने बस आखिरी परीक्षण बाकी है। इससे पहले मैंने कहा था कि यदि तुम 5वें प्रगलन पद को पूरा करने तक जीवित रहे, तो तुम बीच में ही इनाम प्राप्त कर सकोगे और मैं उस समय जाग जाऊंगा। लिनमिंग एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसे याद आया कि महल की आत्मा ने शुरुआत में ही ऐसे शब्द कहे थे। हालांकि वह विश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण और कठिन परिस्थिति में था, जहां उसने अनगिनत दुश्मनों का वध किया था। इस कारण वह इन शब्दों को लगभग भूल ही चुका था और उन्हें अपने दिमाग के पीछे धकेल चुका था। 5वां प्रगलन पथ। मैंने तो अभी 5वां प्रगलन परीक्षण ही पूरा किया है। हाँ, प्रगलन परीक्षण का प्रत्येक चरण बहुत लंबा है। आपके पास केवल एक अंतिम प्रगलन परीक्षण शेष है, 6वां प्रगलन परीक्षण। ये सबसे छोटा है, लेकिन सबसे कठिन भी है। यदि आप इसे पूरा कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। और उस समय मैं तुम्हें प्राचीन फीनिक्स का खून दूंगा। महल की आत्मा ने लिनमिंग को गहराई से और गंभीरता से देखा। यदि लिनमिंग ऐसा कर सके, तो वह पहले व्यक्ति होंगे जो शाही परिवार से नहीं थे और जिन्होंने एक वर्ष के भीतर सामान्य स्तर के प्रगलन पद को पूरा किया होगा।
लिनमिंग बहुत खुश हुआ। अंततः उसे सुरंग के अंत में प्रकाश दिखाई दिया। यद्यपि उसकी शक्ति यहाँ प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही थी, परंतु अंतहीन लड़ाइयों और अंतहीन परीक्षणों से गुजरने के बाद उसे केवल अंतहीन अकेलापन ही महसूस होता था। लिनमिंग लगभग एक हथियारी कठपुतली के अलावा कुछ नहीं रह गया था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से उसकी मानसिक स्थिति में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अब मैं तुम्हें 5वीं प्रगलन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इनाम दूंगा। चूंकि आपने इसे 10 महीनों में पूरा किया है, इसलिए आप उच्चतम पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। आप वर्मिलियन बर्ड रक्सार, एक खेती विधि जेड पर्ची, साथ ही एक आग गुण चमत्कार दवा में से चुन सकते हैं। इन 3 में से आप एक चुन सकते हैं। सिंदूर पक्षी रक्सार, एक खेती विधि जेड पर्ची, साथ ही एक आग विशेषता चमत्कार दवा। लिनमिंग ने सबसे पहले वर्मिलियन बर्ड रक्सार को समाप्त कर दिया, क्योंकि वह प्राचीन फीनिक्स वंश के लिए लड़ना चाहता था और इसलिए भी कि वर्मिलियन बर्ड रक्सार का प्रभाव सीमित ही होगा। फिर उन्होंने खेती विधि जेड पर्ची भी हटा दी। लिनमिंग के पास किसी भी प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली खेती पद्धति की कमी नहीं थी। अग्नि गुण वाली चमत्कारिक औषधि सबसे अच्छा उपाय प्रतीत हुआ। यदि यह प्राचीन फीनिक्स कबीले की दवा थी तो यह निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। शायद यह उसकी टेम्परिंग मैरो सीमा को 20 से 30% तक बढ़ाने में सक्षम हो सके। यदि ऐसा हुआ तो उसकी टेम्परिंग मैरो 80 से 90% पूर्ण हो जाएगी और वह पूर्णता के करीब पहुंच जाएगी। हालांकि विवेकपूर्ण होने के लिए लिनमिंग ने पूछा, ये किस प्रकार की साधना पद्धति है जेड स्लिप और अग्नि गुण चमत्कारिक दवा? ये सिर्फ एक यादृच्छिक प्रश्न था, लेकिन महल की आत्मा के जवाब से लिनमिंग का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल गया और उसकी सांस फूलने लगी। पहले स्पिरिट ने कहा, खेती जेड पर्ची, वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल, खेती विधि मैनुअल की पहली 8 परतें हैं। अग्नि गुण चमत्कारिक औषधि 3000 वर्ष पुरानी नौक्रांति अग्नि कमल घास है। वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल की पहली 8 परतें। लिनमिंग बहुत हैरान था। ये सही है, उसे यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। दिव्य फीनिक्स वीक, वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल और ब्लू लुवान एब्स्ट्रैक्ट फैंटम कोड दोनों को संस्थापक ने दिव्य फीनिक्स मिस्टिक दायरे में जाने के बाद प्राप्त किया था। यह स्वाभाविक ही था कि वह दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र के भीतर वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल प्राप्त करने में सक्षम होगा। दिव्य फीनिक्स वीक के संस्थापक की वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल जो उन्होंने प्राप्त की थी, वह दोषों से भरी हुई थी। लिनमिंग के ज्ञान के अनुसार साधना पद्धति की केवल पहली 5 परतें थी। इतनी सारी खामियों के बावजूद वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल 5वीं श्रेणी के संप्रदायों की साधना पद्धतियों से बदतर नहीं थी। यह जानना आवश्यक था कि साधना पद्धति में जितना अधिक आगे बढ़ा जाए, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक भयावह होती जाती है। एक सच्चा और पूर्ण वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल देवताओं के दायरे में भी एक शीर्ष साधना पद्धति होगी। प्राचीन फीनिक्स साधना पद्धति की किंवदंतियों में कहा गया है कि इसका पूर्ण अभ्यास करने के बाद व्यक्ति निर्वाण की अग्नि में स्नान कर सकता है और स्वयं पुनर्जन्म ले सकता है, अनंत और अमर बन सकता है। यदि कोई वास्तव में इस प्रभाव को प्राप्त कर सकता है तो उसे डर था कि यह साधना पद्धति विधर्मी देव शक्ति को भी पार कर सकती है। वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल लिनमिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। देवताओं के राज्य के उन सर्वोच्च बुजुर्गों की स्मृतियों में विभिन्न प्रकार की साधना विधि नियमावलियां थीं। हालांकि उनमें से सभी लिनमिंग के लिए उपयुक्त नहीं थे। उदाहरण के लिए गोल्डन रॉक शैटरिंग द बर्ड। लिनमिंग ने इतने लंबे समय तक इसका अभ्यास किया था और फिर भी वह केवल दूसरी परत को छूने में सक्षम था और वह अभी भी संघर्ष कर रहा था। गति के मामले में लिनमिंग कोई राक्षसी प्रतिभा नहीं थी। 7 गहन घाटियों की कुल गुड मार्शल मीटिंग के दौरान उसे जियांग बाओयुन द्वारा गति में भी दबा दिया गया था। अंततः गोल्डन रॉक शैटरिंग द बर्ड लिनमिंग के लिए उपयुक्त तकनीक नहीं थी। इससे भी अधिक लिनमिंग के पास वायु गुण वास्तविक सार सम्मिलन संगतता भी नहीं थी। लेकिन वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल अलग था। विधर्मी देव बल के समर्थन से जब लिनमिंग ने वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल का अभ्यास किया तो वह म्यूकियानियों से भी तेज था। ये चमत्कारी दवा केवल लिनमिंग को ही लाभ पहुंचाएगी और भविष्य में और अधिक दुर्लभ दवाएं प्राप्त करने की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। लेकिन वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल को खोजना वास्तव में बहुत कठिन था। यदि वह वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल जेड पर्ची प्राप्त कर सकता है तो इसे न केवल लिनमिंग को मदद मिलेगी बल्कि इसे म्यूकियानियों को भी मदद मिलेगी और अंततः दिव्य फीनिक्स वीक को भी लाभ होगा। यदि उन्होंने इस साधना पद्धति की पहली 8 परतें निकाल दी तो यह संभावना थी कि दिव्य फीनिक्स वीक के कई लोग इसके लिए पागल हो जाएंगे। लिनमिंग ने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, पूरे वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल में कितनी परतें हैं? 9 परतें। हालांकि अंतिम परत केवल शाही परिवार के लिए है, इसे पुरस्कृत नहीं किया जा सकता, इसलिए आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। लिनमिंग को लगा कि यह बहुत दुखद था, लेकिन फिर भी केवल पहली 8 परतें ही अपने आप में अविश्वसनीय थी। मुझे खेती की जेड पर्ची चाहिए, लिनमिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जैसी आपकी इच्छा। एक लाल रोशनी चमकी और फिर लिनमिंग की हथेली में एक लाल रक्त जैसी जेड पर्ची दिखाई दी। जब उसने उसकी हथेली को छुआ तो वह बहुत गर्म थी। ये सामान्य जेड स्लिप से दुगना आकार का था और उसके हाथ में बहुत भारी था। लिनमिंग ने अपनी समझ से इसे बड़े आराम से पढ़ा और तुरंत इसे पढ़ने की इच्छा को दबा लिया। उन्होंने सबसे पहले इसे अपने स्थानिक वलय में संग्रहित किया। चूंकि केवल एक ही चरण बचा था और यह सबसे छोटा भी था, इसलिए लिनमिंग को अत्यधिक बल के साथ इसे पार करना पड़ा। अब उसके पास वर्मिलियन बर्ड फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल का अभ्यास करने का समय नहीं था और उसका दिल ऐसा करने के लिए पर्याप्त शांत नहीं था। इस समय प्रगलन पथ सरणी एक बार फिर से घूमने लगी। एक गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ पृथ्वी फट गई और एक विशाल रक्तलाल राक्षस एक विशाल कुल्हाड़ी के साथ पृथ्वी से रेंगते हुए प्रकट हुआ। यह राक्षस 20 फीट ऊंचा था और उसके शरीर के चारों ओर जंजीरें लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर जंगली सुअर की तरह 2 बड़े नुकीले दांत थे और उसके लाल बाल उस पर बेतरतीब ढंग से लटक रहे थे। लिनमिंग सदमे में दिख रहा था। यह राक्षस वास्तव में यह पाताल लोक के महान सम्राट जैसा दिखता था। बात केवल इतनी थी कि यह दानव पाताल लोक के महान सम्राट से दुगनी ऊंचाई का था तथा इसकी त्वचा पाताल लोक के महान सम्राट की त्वचा के नीले रंग के विपरीत गहरे लाल रंग की थी। यहाँ क्या हो रहा है? लिनमिंग के मन में कुछ संदेह थे और वह महल की आत्मा से पूछना चाहता था, लेकिन इस समय सफेद रोशनी चमक उठी और महल की आत्मा पहले ही गायब हो चुकी थी। लिनमिंग ने भी इस बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई। संक्षेप में यह एक शत्रु था और इसे हराने के लिए वह कुछ भी कर सकता था। वह युद्ध के मैदान में जाने की जल्दी में नहीं था। सबसे पहले उन्होंने अपनी सांसों पर नियंत्रण किया और ध्यान में बैठ गए। उसने टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को अपने रक्तसार के साथ मिलाया और उसे निगल लिया। लिनमिंग अब आसानी से एक पूरे टूटे हुए दानव हृदय क्रिस्टल को अवशोषित कर सकता था। वह लंबे समय से पाताल लोक के महान सम्राट की बची हुई इच्छा को दबाने का आदी हो चुका था। उन्होंने अपनी अस्थि मज्जा को संयमित करने के लिए क्रिस्टल की ऊर्जा को निर्देशित करने की परिचित और आसान तकनीक शुरू की। अल्पविराम 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 डॉट डॉट। आधे महीने बाद डिवाइन फीनिक्स वीक के एक सुदूर पहाड़ के भीतर एक जोरदार विस्फोट हुआ। चट्टानें टूट गईं, धूल उड़कर चारों ओर फैल गई और एक भंवर प्रकट हुआ जिसमें इतनी शक्ति थी कि वह प्रारंभिक ज्ञानचेन क्षेत्र के रक्षक को उड़ा ले गया। दुश्मन का हमला। दक्षिण सागर दानव क्षेत्र आ गया है। क्या वहां अराजकता का दृश्य था? यह दिव्य फीनिक्स वीक की पवित्र भूमि थी और दिव्य फीनिक्स वीक के अस्तित्व का मूल आधार भी थी, जिस पर यह निर्भर था दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र। उनके लिए यहां दुश्मन के हमले का सामना करना भयावह था। आप तुम तो ज्ञानचेन क्षेत्र के रक्षक का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपने सामने खड़े इस युवक को अविश्वास से देखता रहा। ये युवक लंबा, सीधा, सुंदर और नाजुक दिखने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा तलवारों से काटा गया हो और उसकी दोनों बाहें सीधी और ऊपर की ओर झुकी हुई थी। उसकी भौहों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट ज्वाला का निशान था जो प्राकृतिक निशान जैसा लग रहा था। इस व्यक्ति के बाल अस्त-व्यस्त थे। इसकी तुलना में उसके कपड़े काफी साफ थे। गार्ड जितना देखता, ये युवक उतना ही। ये कैसे संभव था? टकराना, हर जगह से धूल उठने लगी। युवक वास्तव में आकाश में उड़ गया था और बहुत दूर चला गया था। उसकी गति इतनी तेज थी कि वहां उपस्थित हर ज्ञानचेन मास्टर को शर्मिंदा होना पड़ा। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वह युवक क्या वह लिनमिंग जैसा नहीं दिखता था? उपस्थित सभी गार्डों ने लिनमिंग को पहले भी देखा था जब उसने पहली बार दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया था। ये सही है, वह युवक लिनमिंग से थोड़ा ही लंबा था और उसकी भौहों के बीच आपके निशान भी थे। 1 साल पहले लिनमिंग एक सुंदर, कुछ हद तक सुंदर लड़का था। अब लिनमिंग एक वीरतापूर्ण सुंदर युवक बन गया था। क्या ये सचमुच हो सकता है? वहां उपस्थित सभी लोगों का रंग रूप बदल गया। लिनमिंग जीवित था। उन्होंने इतनी बड़ी घटना की सूचना देने के लिए जल्दी से एक ध्वनि संचारक ताबीज निकाला।
लिनमिंग की गति बहुत तेज थी। इससे पहले कि कई गार्ड ध्वनि संचारित करने वाले ताबीज बांटते, वह दिव्य फीनिक्स द्वीप के वर्मिलियन बर्ग मुख्य हॉल में पहुंच चुका था। उनकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और यह सिर्फ उनकी उत्कृष्ट गति तकनीक के कारण नहीं था। मैं इसलिए भी था क्योंकि उसका असली सार बहुत गाढ़ा था। यह इतना गाढ़ा था कि ज्ञानचेन मास्टर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। आप कौन हैं? ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। रुकें, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। एक युवती चिल्लाई। वह वर्मिलियन बर्ग मेन हॉल के प्रवेश द्वार की रक्षक थी। उसने लिनमिंग को रोकने के लिए अपनी तलवार निकाली, लेकिन अचानक हवा के झोंके ने उसे रोक दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पलक झपकते ही लिनमिंग मुख्य हॉल में प्रवेश कर चुका था। लिनमिंग इस समय अतुलनीय रूप से चिंतित था। वह नहीं जानता था कि दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में रहते हुए क्या हुआ था। लेकिन जब उसने पहरेदारों के आश्चर्यचकित करने वाले शब्दों को सुना तो उसे यह समझ में आ गया कि दक्षिण सागर दानव क्षेत्र ने पहले ही दिव्य फीनिक्स द्वीप के साथ युद्ध शुरू कर दिया था। सबसे पहले वह युआन को खोजने के लिए दौड़ा ताकि वर्तमान स्थिति को समझा जा सके। इसके अलावा लिनमिंग एक और बात को लेकर चिंतित था और वह ये थी कि क्या उसके माता-पिता को उसकी मृत्यु की खबर मिली थी या नहीं। लिनमिंग उनकी एकमात्र संतान थी और उनकी एकमात्र आशा भी। यदि उसके माता-पिता को कुछ हो गया होता क्योंकि उन्हें लगता था कि वह मर चुका है, तो वह उसके परिणामों को कभी नहीं झेल पाता। जब तक लिनमिंग मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, तब तक ध्वनि संचारित करने वाली ताबीज की लौ युआन के सामने ही बुझ चुकी थी। युआन को गार्डों से पता चला कि क्या हुआ था, फिर भी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने 17 वर्षीय लिनमिंग को प्रवेश द्वार से अंदर आते देखा। आंतरिक उत्साह से चमकते हुए वीर और आकर्षक युवक को देखकर युआन, जो बिना पलक झपकाए एक पहाड़ को ढहते हुए देख सकता था, पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। लिनमिंग दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में पूरे 10.5 महीने तक रहा था और वह वास्तव में बच गया था और बाहर आ गया था। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी साधना वास्तव में हाओयन क्षेत्र तक पहुंच गई थी। हे भगवान, एक 17 वर्षीय युवक जो देर से हाओयन क्षेत्र की साधना कर रहा है। यहां तक कि जब न्यूकियान्यू की उम्र यही थी तब भी वह केवल प्रारंभिक हाओयन क्षेत्र में ही थी। आदरणीय संप्रदाय गुरु, लिनमिंग को झुकने की बहुत जल्दी थी। अब स्थिति क्या है? क्या मेरे माता-पिता सोचते हैं कि मैं मर गया हूं? वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन न्यू के बारे में क्या ख्याल है? युआन स्तब्ध रह गया। उसने अपना संतुलन संभाला और कहा, युद्ध के मैदान में चला गया है। जहां तक आपकी मौत की खबर का सवाल है, वह तो पहले ही फैल चुकी है। लिनमिंग का दिमाग डूब गया। घबराहट लगभग बढ़ने लगी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके माता-पिता इस समय किस स्थिति में होंगे। सबसे पहले उसे तुरंत किंजिया को ढूंढना था और अपने माता-पिता से मिलना था। माननीय संप्रदाय गुरु, मैं तुरंत स्काई फॉर्चून किंगडम जाने की अनुमति का अनुरोध करना चाहता हूं ताकि मैं अपने माता-पिता से मिल सकूं। मैं अपनी वापसी के बारे में वरिष्ठ प्रशिक्षु सिस्टम यू को भी सूचित करना चाहूंगी और मुझे आशा है कि माननीय संप्रदाय मास्टर मुझे संदेश भेजने में मदद करेंगे। ओह, युआन ने अनजाने में सिर हिलाया। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन अब जब वह लिनमिंग के सामने थी तो उसे कुछ बहुत खास महसूस हुआ। यह भावना स्पष्ट थी, मानो यह उसके रक्त की गहराई से आई हो। उसकी नजरें लिनमिंग की बाहों के बीच हल्की लौ के निशानों पर रुक गईं और उसने महसूस किया कि उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह पूछे बिना नहीं रह सकी, लिनमिंग, दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में तुमने क्या अनुभव किया है? लिनमिंग ने कहा, यह एक लंबी कहानी है माननीय संप्रदाय गुरु। अब मुझे अपने माता-पिता की चिंता है। मेरे पास इस बारे में बात करने के लिए समय या धैर्य नहीं है, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें बताने के लिए अच्छी खबर लेकर आऊंगा। अच्छी खबर? युआन का दिल हिल गया। उसने उम्मीद की कि लिनमिंग अपने भाग्यशाली अवसरों का जिक्र कर रहा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि लिनमिंग को दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में भाग्य का एक बड़ा झटका मिला था। यह सचमुच अच्छी खबर थी। युआन ने कभी नहीं सोचा होगा कि लिनमिंग की यह तथाकथित अच्छी खबर वर्मिलियन बर्ग फॉरबिडन डिवाइन क्रॉनिकल की पहली 8 परतों का जिक्र करेगी। यदि यह बात घोषित कर दी जाए तो इससे पूरे दिव्य फीनिक्स द्वीप में भारी भूकंप आ जाएगा। माननीय संप्रदाय गुरु, मेरा पंख वाला बार ड्रैगन कहां है? पंखों वाला बार ड्रैगन संप्रदाय के बारे में है, लेकिन इसकी गति वर्मिलियन पक्षी से बहुत कम है। तुम जाकर मेरे जीवन के सिंदूरी पक्षी को उड़ा सकते हो। ये तुम्हारा कुछ समय बचाएगा और सिंदूरी पक्षी तुम्हारी रक्षा भी कर सकता है। लिनमिंग बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, धन्यवाद माननीय संप्रदाय गुरु। युआन का वर्मिलियन बर्ग मुख्य हॉल के पीछे था। यह एक वयस्क वर्मिलियन पक्षी था और इसके पंखों का फैलाव 100 फीट तक था। युआन व्यक्तिगत रूप से लिनमिंग को पीछे के महल तक ले गए। यह उसके जीवन का सिंदूरी पक्षी था और उसकी आज्ञा के बिना यह न तो आदेश सुनता था और न ही दूसरों की सहायता करता था। जैसे ही युआन मुख्य हॉल में अंदर दाखिल हुआ, वर्मिलियन बर्ग पहले से ही सतर्क हो गया था। संत पशु एक निश्चित सीमा तक मानसिक रूप से सक्षम था तथा दूसरों की भावनाओं और इरादों को भी समझता था। युआन ने सीधे कहा, फाइशाइन, इस बार आप लाओ। मिमी। क्योंकि वे एक ही जीवन रक्त वाले थे, युआन फाइशाइन से आने वाली घबराहट और बेचैनी को महसूस करने में सक्षम था। जाहिर है, इस तरह की चिंता लिनमिंग की वजह से थी। युआन आश्चर्यचकित था, फाइशाइन के साथ क्या हो रहा था? फाइशाइन, लिनमिंग को स्काई फॉर्चून किंगडम में ले आओ। दिव्य फीनिक्स द्वीप पर लौटने से पहले सुनिश्चित करें कि आप लिनमिंग के आदेशों का पालन करते हैं। युआन ने फाइशाइन के बड़े सिर को सहलाते हुए कहा। इस तरह की बेचैनी की भावना अभी भी फाइशाइन के दिल में व्याप्त थी। इससे युआन के दिल में संदेह गहरा गया। क्या यह संभव था कि लिनमिंग ने दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में जो प्राप्त किया था वह दिव्य फीनिक्स द्वीप के संस्थापक के समान था, और यही कारण था कि फाइशाइन इतना घबरा गया था। जब युआन अपने विचारों में खोई हुई थी, तब लिनमिंग पहले ही वर्मिलियन बर्ग के ऊपर चढ़ गया था और आकाश में उड़ गया था। एक विकसित वर्मिलियन पक्षी की गति एक रिवॉल्विंग कोर पावर हाउस के अधिकतम वेग से कहीं अधिक थी। लिनमिंग अपने कान में केवल एक तेज सीटी की आवाज सुन सकता था और एक पल में वह पहले ही दिव्य फीनिक्स पर्वत को बहुत पीछे छोड़ चुका था। हालांकि वे तेज गति से उड़ रहे थे, फिर भी लिनमिंग बैठकर फाइशाइन की घबराहट को महसूस करने में सक्षम था। वह जानता था कि इसका कारण उसके शरीर में मौजूद रक्त है। अभी 2 घंटे पहले ही उन्होंने अंतिम प्रगलन परीक्षण पास किया है। चूंकि उसने 10.5 महीने में सामान्य स्तर का प्रगलन परीक्षण पूरा कर लिया था, इसलिए महल की आत्मा ने अपने वचनों का पालन किया और लिनमिंग को प्राचीन फीनिक्स का खून प्रदान किया। रक्त चढ़ाने से पहले लिनमिंग ने जानबूझकर पूछा कि क्या रिवर्स स्केल रक्त और प्राचीन फीनिक्स का रक्त एक दूसरे के साथ संघर्ष करेंगे। उन्हें जो उत्तर मिला वह यह था कि प्राचीन काल से ही ड्रैगन और फीनिक्स एक दूसरे के मित्रवत रहे हैं और उनमें कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ। इसके बजाय वे परस्पर एक दूसरे का समर्थन और सुदृढ़ीकरण भी करेंगे। प्राचीन फीनिक्स रक्त की सांद्रता रिवर्स स्केल रक्त के लगभग समान थी। यद्यपि यह एक छोटी राशि थी, फिर भी ये किसी भी सम्राट स्तर के सर्वोच्च बुजुर्गों के लिए पागल होने के लिए पर्याप्त थी। महल की आत्मा ने लिनमिंग की बाहों के बीच प्राचीन फीनिक्स के खून को संक्रमित करने के लिए एक गुप्त कौशल का इस्तेमाल किया था। खून ऐसा था मानो जलता हुआ गर्म लावा उसकी बाहों के बीच गिरा दिया गया हो और यह एक अतुलनीय दर्दनाक एहसास था, जैसे वह पिघल रहा हो। खून ने लिनमिंग की बाहों के बीच के स्थान को पूरी तरह से जला दिया था और अंत में एक लौ का निशान छोड़ दिया था। ये ज्वाला का निशान वह स्थान था जहां प्राचीन फीनिक्स का खून रहता था। लिनमिंग ने फाइशाइन के पास बैठकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की तथा उसे जितना हो सके शांत करने की कोशिश की। फाइशाइन को अंततः लिनमिंग के अच्छे इरादों का एहसास हो गया और धीरे-धीरे उसे डरना बंद हो गया। तीखी चीख के साथ वे तेजी से उड़ गए। अपने सामने बादलों के अंतहीन समुद्र में वे जल्दी ही सब कुछ पीछे छोड़कर चले गए। अल्पविराम। युद्ध को शुरू हुए पूरे 10 महीने हो चुके थे। खुले समुद्र के युद्ध क्षेत्र में 3 बड़े द्वीपों पर मरने वाले लोगों की कुल संख्या अन्य सभी युद्ध क्षेत्रों की संयुक्त संख्या से भी अधिक थी। और इन 3 महान द्वीपों में से सबसे खतरनाक भूमि रक्तदानव द्वीप के रूप में जानी जाती थी। रक्तदानव द्वीप डार्क मून द्वीप के समान था, जहां लिनमिंग पहले भी मून सीजिंग सैक के छिपे हुए भंडार की तलाश में गया था। एक बार दक्षिण सागर में एक अद्वितीय और प्रलयकारी युद्ध हुआ था और डार्क मून द्वीप तथा ब्लड डेमन द्वीप दोनों ही युद्ध क्षेत्र थे। उस समय वहां कई शक्तिशाली लोग मर चुके थे। ये रक्तदानव द्वीप दक्षिण सागर के दानवों की उत्पत्ति का केंद्र था। पूरे वर्ष राक्षसी रक्त ऊर्जा एकत्रित होती रहती थी, जिससे हवा में घना लाल कोहरा भर जाता था। यहाँ असंख्य रक्त राक्षस पैदा होते और बढ़ते थे जो दूसरों के रक्तसार को अवशोषित कर सकते थे। यह एक अतुलनीय रूप से खतरनाक भूमि थी। सभी अधिकारों के अनुसार इस तरह की भूमि को डार्क मून द्वीप की तरह एक बंजर द्वीप होना चाहिए था, लेकिन रक्तदानव द्वीप में भी अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले सच्चे सार पत्थर का भंडार था और यह मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थरों से परिपूर्ण था। इससे ब्लड डेमन द्वीप को विकसित करने और उपयोग करने का अवसर मिला। इन रक्त राक्षसों को आमतौर पर दिव्य फीनिक्स द्वीप द्वारा दबा दिया जाता था और समाप्त कर दिया जाता था।
वे विद्रोह करने का साहस नहीं कर पाते थे और आमतौर पर भूमिगत होकर छिप जाते थे। लेकिन अब दिव्य फीनिक्स द्वीप और दक्षिण सागर दानव क्षेत्र एक दूसरे के साथ युद्ध में थे और रक्त दानव द्वीप पर बड़ी संख्या में मार्शल कलाकार मारे गए थे। अब ये द्वीप इन रक्त राक्षसों के लिए स्वर्ग बन गया। हर दिन वे ताजा रक्तसार अवशोषित करते थे, जिससे उनकी ताकत तेजी से बढ़ती थी। रक्त दानव द्वीप के इर्द गिर्द घूमने वाली प्रतियोगिता पहले से ही 3 महीने से अधिक समय से जारी थी। पिछले 3 महीनों में दोनों पक्षों ने भूमि के लिए संघर्ष करते हुए एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए थे। दोनों सेनाएं न केवल लड़ रही थीं, बल्कि वे खनिज भंडारों के भीतर के संसाधनों को भी लूट रही थीं। इससे पहले दिव्य फीनिक्स द्वीप ने इस द्वीप के खनन का प्रबंधन किया था और वे रक्त दानव द्वीप की आध्यात्मिक नब्ज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अब इस तरह के संरक्षण मामलों की परवाह कौन करेगा? सभी ने लूटपाट पर अपनी जान की बाजी लगा दी थी और जो कुछ भी लूट सकते थे लूट लिया था। एक मध्यम श्रेणी का सच्चा सार पत्थर अत्यंत कीमती था, यहाँ तक कि चंद्रग्रहण संप्रदाय के गुप्त खजाने की तिजोरी में भी उनमें से कई नहीं थे। हालांकि मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थर कितने भी मूल्यवान क्यों न हो, रक्त दानव द्वीप पर चल रहा युद्ध बहुत ही खूनी और बर्बर था। इस प्रकार दिव्य फीनिक्स द्वीप ने सहमति व्यक्त की और रक्त दानव द्वीप पर युद्ध में भाग लेने वाले सभी लोगों को सच्चे सार पत्थरों का खनन करने और उन्हें अपने स्वयं के संप्रदाय को देने की अनुमति दी। किन शिंगक्सुआन का युद्ध क्षेत्र रक्त दानव द्वीप था। पेंग किन शिंगक्सुआन की तलवार ने एक रक्त राक्षस को काट डाला। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। वह लगभग 1 महीने से रक्त दानव द्वीप पर थी। इस महीने में वह कई बार गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। अब जो चीज उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी वह थी उसकी अपनी मान्यताओं का समर्थन। उसके शरीर में घाव बढ़ने लगे और उसके जीवन के मूल स्रोत को ही क्षति पहुंचने लगी। उसका शरीर बहुत दुबला और हड्डियों से भरा हुआ था और उसके जीवन की आग हवा में टिमटिमाती हुई एक मंद मोमबत्ती की तरह थी। यदि यही स्थिति जारी रही तो उसे नहीं पता कि वह कितने समय तक जीवित रह पाएगी। ओह, आप अभी भी जीवित हैं। एक सन की आवाज उसके पास सुनाई दी। बोलने वाला व्यक्ति एकेशिया गुट का आंतरिक दरबारी शिष्य ओज योंग था। वह वही व्यक्ति था जिसने किन शिंगक्सुआन को 7 गंभीर आदेश दिए थे और उसे अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर यहां आने की धमकी भी दी थी। यह आप है, मेरे रास्ते से हट जाओ। किन शिंगक्सुआन ने अपने होंठ काटे, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ओज योंग का चेहरा ठंडा था लेकिन जल्द ही शांत हो गया। जूनियर प्रशिक्षु बहन किन, आप इतनी आसानी से अपना आपा नहीं खोती। अगर तुम इतने गुस्से में हो तो चलो इस बारे में बात करते हैं। क्या तुम मुझे यह नहीं बता सकते कि लिन मिंग के माता-पिता कहां छिपे हैं, और जब मैं इसकी पुष्टि कर लूंगा तो मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। सपने देखते रहो। किन शिंगक्सुआन ने ठंडे स्वर में हुंकार भरी और फिर मुड़कर चली गई। ओज योंग का रंग पूरी तरह से डूब गया। किन शिंगक्सुआन, यह मत भूलो कि आपके किन परिवार को पहले से ही स्काई फॉर्च्यून किंगडम में नजरबंद रखा गया है। मुझे आशा है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके दादाजी को कुछ हो। किन शिंगक्सुआन तुरंत सख्त हो गया। उसकी मुट्ठियां तब तक कसी रहीं जब तक कि उसके नाखून उसकी हथेलियों के मांस में गड़ नहीं गए और खून निकलने लगा। मुझे नहीं पता। लिन मिंग के माता-पिता को मैंने संभाला नहीं था, नहीं मैंने उन्हें देखा है। ओज योंग की आंखें घूम गईं। उसने सोचा कि किन शिंगक्सुआन की बातें सच थीं। आखिरकार लिन मिंग के माता-पिता की व्यवस्था किन जिया ने कहीं और कर दी थी, इसलिए किन शिंगक्सुआन को स्वाभाविक रूप से पता नहीं चलेगा। किन जिया फिर भी एक बुजुर्ग थे और उन काल्पनिक धार्मिक पात्रों में से एक थे। यद्यपि यांग बोयांग के पास मित्रों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, फिर भी यह असंभव था कि वह किन जिया से निपट पाएगा। अच्छा, मैं अभी आप पर विश्वास करूंगा, तो मुझे अपना सच्चा सार पत्थर दे दो। आजकल मैंने सुना है कि आप काफी कुछ हासिल करने में कामयाब रहे हैं। ओज योंग ने कहा। उसने अपने हाथ किन शिंगक्सुआन की ओर बढ़ाए और अपनी उंगलियां आपस में रगड़ने लगा। 7 गहन घाटियों ने यह नियम बनाया था कि जो भी मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थरों का खनन करेगा वह उनमें से 60% अपने पास रख सकेगा। यह एक बहुत बड़ा इनाम था जो इस द्वीप पर होने वाले बहुत बड़े जोखिम के अनुरूप था। निश्चिंत रहें, मुझे केवल 60% चाहिए, बाकी 40% की बात करें तो आप उन्हें वितरित कर सकते हैं। ओज योंग ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। किन शिंगक्सुआन के होंठ कांपने लगे। ओह, वह कितनी कामना करती थी कि वह इस ओज योंग को आधे टुकड़ों में काट सके। ओज योंग ने भी किन जिंग जुबान से निकलने वाली गहरी घृणा को महसूस किया। उन्होंने सहजता से कहा, जूनियर प्रशिक्षु बहन किन, आपको पता होना चाहिए कि किन जिया सैन्य आदेशों में व्यस्त हैं और अपने द्वीप से आधा कदम भी नहीं निकल सकते हैं। यदि वह चले जाएं तो और भी अच्छा होगा। तब एल्डो यांग को उन पर अपराध का आरोप लगाने का बहाना मिल जाएगा। किसी भी मामले में आप अपने किन परिवार की सुरक्षा के लिए किस पर भरोसा कर रहे थे? आप 7 गहन घाटियों के शिष्य हैं, इसलिए आप उन नियमों और विनियमों द्वारा संरक्षित हैं जो हमें नियंत्रित करते हैं। हालांकि आपका किन परिवार नहीं है। अपने दादाजी को मत भूलना। हे, अपने दादाजी की कुछ महीनों की सुरक्षा के लिए कुछ सच्चे सार पत्थरों का व्यापार। ये कितना मूल्यवान व्यापार है और आप ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए अपने पास कोई भी सच्चा सार पत्थर छोड़ना बर्बादी होगी। ओयांग बोयांग ने किन शिंगक्सुआन से निपटने के लिए नश्वर दुनिया के धर्मनिरपेक्ष साधनों का इस्तेमाल किया था। ये पूरी तरह से 7 गहन घाटियों के नियमों के अंतर्गत था। एक सामान्य राज्य में विद्रोह भड़काने के आरोपी अधिकारियों को पद से हटाना एक सामान्य बात थी। तो इसने किन शिंगक्सुआन को मूल रूप से असहाय स्थिति में छोड़ दिया। उसके दादा को अपने हाथों में लेकर उन्होंने किन शिंगक्सुआन के कमजोर पक्ष को भी पकड़ लिया। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी। यदि किसी में पर्याप्त शक्ति होती तो 7 गहन घाटियों के तथाकथित नियम भी कागज के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं होते। किन शिंगक्सुआन ने अपनी मुट्ठियां तब तक भींची जब तक कि उसकी उंगलियां सफेद नहीं हो गईं और उसने अपने होठों को तब तक काटा जब तक कि उनमें से खून नहीं निकलने लगा। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी में लगे मध्यम श्रेणी के सच्चे सार पत्थरों को बाहर फेंक दिया। अब इन्हें रखने का उसके लिए कोई अर्थ नहीं था। जैसे ही ओज योंग को सच्चे सार पत्थरों का थैला मिला, उसने अपना हाथ दबाया और फिर अचानक मुस्कुराया। ये तरीका है, जूनियर प्रशिक्षु बहन किन, अच्छा काम। मैं कुछ दिनों में आपसे पुनः मिलने आऊंगा। सच तो यह है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम अपना सिर हिलाती रहोगी और एक अच्छी छोटी लड़की बनी रहोगी तो मैं लोयांग की देखभाल कर सकती हो। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप ठीक हो जाएंगे। तुम इतना सारा दर्द किस लिए सहना चाहते हो? यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप यहां गिर सकते हैं या यहां तक कि कुछ शैतानी मार्शल कलाकार द्वारा पकड़े भी जा सकते हैं जो अपनी ऊर्जा विकसित करने के लिए आपका उपयोग करेंगे। यह एहसास सचमुच मरने के लायक है। हा हा। ओज योंग ने लालच से किन जिंग जुबान के शरीर को देखा और फिर हंसते हुए दूर चला गया। किन शिंगक्सुआन ने अपने दांत भींच लिए लेकिन वह अभी भी अपने गालों पर बहते आंसुओं को रोक नहीं सकी। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। लिन मिंग, यदि आप मुझे पाताल में सुन सकते हैं तो कृपया मुझे आशीर्वाद दें। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं लेकिन मैं अपने दादाजी को कुछ नहीं होने देना चाहता। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अंतहीन समुद्र में किन जिया अकेले बैठे थे। उनकी उंगलियां उनके सितार पर घूम रही थीं और समुद्री हवा उन्हें छू रही थी। इस दक्षिण सागर युद्ध में उसका कर्तव्य इस द्वीप के साथ-साथ वहां मौजूद अवर सच्चे सार पत्थर की शिरा की रक्षा करना था। किन जिया को सैन्य आदेशों का सख्ती से पालन करना पड़ता था। वह इस द्वीप से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकता था, अन्यथा संप्रदाय के नियमों के तहत उसे पदच्युत कर दिया जाएगा। किन जिया ने गहरी सांस ली और दर्द से मुस्कुराया। मार्शल पद की साधना का क्या अर्थ था? आकाशीय भाग्य साम्राज्य में किसी से भी अधिक प्रतिभा होने का क्या अर्थ था? पूर्ण शक्ति के सामने वह एक बहते बादल के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही उसने भावुक होकर आह भरी, उसी समय किन जिया के सामने एक चमकदार लौ जल उठी। यह एक बहुत लंबी दूरी तक ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज था। जैसे ही किन जिया ने ध्वनि संचारक ताबीज से संदेश सुना, वह अचानक कांप उठा। उसकी उंगलियों के नीचे सभी तार टूट गए। समुद्री हवा उसके पास से गुजरी और टूटे हुए तार कांप उठे। किन जिया समुद्र तट पर खड़ी थी, स्थिर मूर्ति की तरह। ये लिन मिंग का ध्वनि संचारण ताबीज था। लिन मिंग की मृत्यु नहीं हुई थी। किन जिया लंबे समय तक भयभीत रही। ध्वनि संचारक ताबीज की सामग्री बहुत सरल थी। लिन मिंग ने उसके माता-पिता की स्थिति के बारे में पूछा और पूछा कि क्या उन्हें उसकी मृत्यु की खबर मिली है या नहीं और क्या टूटे दिल के कारण उन्हें कुछ हुआ है। फिर उसने एक नया ध्वनि संचरण चिन्ह छोड़ा और किन जिया को द्वीप पर उसका इंतजार करने के लिए कहा। जल्द ही वह उड़कर आएगा और उसे मिलेगा। लिन मिंग जीवित था। किन जिया ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। फिर उन्होंने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक लंबी दूरी तक ध्वनि संचारित करने वाला ताबीज निकाला जिसका उपयोग सैन्य स्थितियों की सूचना देने के लिए किया जाता था। उन्होंने वर्तमान स्थिति का एक सरल और संक्षिप्त सारांश दिया और फिर उनके हाथ मिलाने से ताबीज प्रज्वलित हो गया। अल्पविराम 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 अल्पविराम। 10,000 मील दूर लिन मिंग के सामने आग की लपटें दिखाई दी, लेकिन फाइशाइन की भयानक गति के कारण वे तुरंत पीछे छूट गईं। ये संदेश कुछ देर के लिए लिन मिंग के कानों में गूंजा। लिन फू और लिन यू ठीक हैं, उनके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
यांग लिन को अपदस्थ कर दिया गया है और यांग जेन सिंहासन पर आसीन हो गए हैं। मार्शल किन को नजरबंद कर दिया गया है और यांग बोयान ने किन परिवार के जीवन की धमकी का इस्तेमाल करके किन शिंगक्सुआन को खुले समुद्र के युद्ध के मैदान के रक्तदानव द्वीप पर एक निश्चित मौत के अंत में जाने के लिए मजबूर किया है। तब से 1 महीना बीत चुका है। मेरी क्षमता कमजोर है और एक सैन्य आदेश के कारण मैं स्टार कोकोनट द्वीप पर फंस गया हूं और उसे बचाने के लिए ये जगह नहीं छोड़ सकता। ये संदेश सुनने के बाद लिन मिंग का रंग तुरंत पीला पड़ गया। यांग बोयान, लिन मिंग का दिल भयंकर क्रोध से जल उठा। जब वह 7 गहन घाटियों से निकला तो उसने इस खतरनाक सर को भी पीछे छोड़ दिया था। ऐसा नहीं था कि वह उसे मारना नहीं चाहता था, बात सिर्फ इतनी थी कि उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। यांग बोयान 7 गहन घाटियों के बबूल गुट और यांग परिवार कबीले का प्रतिनिधित्व करता था। पीछे से उसे समर्थन देने वाली ताकतें बहुत अधिक थीं और उसकी साधना पहले से ही दर्जनों वर्षों से प्रारंभिक ज्ञानचिन क्षेत्र के शिखर पर थी। ऐसे चरित्र के खिलाफ वह कुछ भी नहीं कर सकता था। लिन मिंग ने जानबूझकर अपने माता-पिता और लिन शियाओदों की सुरक्षा की व्यवस्था की थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग बोयान वास्तव में किन जिंगक्सुआन को निशाना बनाएगा। किन शिंगक्सुआन 7 गहन घाटियों का एक शिष्य था। बिना किसी कारण के वह उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसने गुप्त रूप से किन परिवार के सभी लोगों को फंसा लिया था और किन जिंगक्सुआन की कमजोरी को पकड़ लिया था। लानत है, लिन मिंग की मुट्ठियां इतनी कस गईं कि उनमें से तेज आवाजें आने लगीं और उसके हाथों से बिजली की चमक निकलने लगी। यहां तक कि लिन मिंग के माथे पर आग का निशान भी गुस्से से लाल हो गया। सबसे पहले मैं किन जिंगक्सुआन को बचाऊंगा, तो फिर यांग बोयान, मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सबसे बड़ी कीमत चुकाने को मजबूर करूंगा। लिन मिंग नीचे झुका और फाइशाइन की पीठ को छुआ, लगातार फाइशाइन के शरीर में सच्चा सार इंजेक्ट किया। फाइशाइन, जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके। लिन मिंग अतुलनीय रूप से घबरा गया था। दक्षिण सागर क्षेत्र एक विशाल अंतहीन भूमि थी। फाइशाइन की गति और ट्रांसमिशन के बावजूद उस तक पहुंचने में अभी भी समय लगेगा। वह नहीं जानता था कि इस दौरान किन शिंगक्सुआन पर कोई विपत्ति आएगी या नहीं। बड़े किन, आप कहां जा रहे हैं? एक बबूल गुट के शिष्य ने उज्जवल मुस्कान के साथ पूछा। इस शिष्य को यांग बोयान ने उसकी निगरानी के लिए भेजा था और उसकी साधना मध्य हावेन क्षेत्र में थी। किन जिया ने कोने में रखी रेत घड़ी को देखा और समय का अनुमान लगाया। अपने पीछे खड़े हावेन अकेशिया गुट के मध्य शिष्य की परवाह किए बिना वह ऑपरेशन रूम में चला गया और समुद्री मानचित्र उठाकर उसे लपेटने लगा। जैसे ही उसने समुद्री नक्शा उठाया, उसके ऊपर लगे सभी छोटे-छोटे झंडे फर्श पर गिर गए। बबूल गुट के शिष्य की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। किन जिया, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, मैं बस कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। मैं ये समुद्री नक्शा उधार ले रहा हूं और कुछ दिनों में इसे वापस कर दूंगा। किन जिया ने लापरवाही से कहा। किन जिया, क्या आप विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं? बबूल गुट का शिष्य क्रोधित हुआ, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ये भी अच्छा है। चूंकि आप सैन्य आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, आप अपनी कब्र स्वयं खोद रहे हैं। मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे दोष मत दो। मैं तुम्हारे सारे अपराध लिखूंगा और संप्रदाय को रिपोर्ट करूंगा। जब ऐसा होगा तो वे आप पर महाभियोग चलाएंगे। हम यह क्या देख रहे हो? आप क्या करने की सोच रहे हैं? क्या आप अपने अपराध के किसी भी गवाह को मारना चाहते हैं? बबूल गुट के शिष्य उपहासपूर्वक मुस्कुराए। यद्यपि उनकी साधना केवल मध्य हावेन क्षेत्र तक ही सीमित थी, फिर भी उन्हें यांग बोयान का समर्थन प्राप्त था। इतना ही नहीं, वह अकेशिया गुट का भी हिस्सा था। उसे जीथर गुट के किन जिया से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किन जिया ने इस आदमी को दया से देखा। इस समय आसमान में एक तीखी फीनिक्स चीख सुनाई दी। बबूल गुट का शिष्य सदमे में उछल पड़ा और फिर बाहर भागा। उसने चारों ओर से आग की लपटें और हवा आती देखी और एक विशाल वर्मिलियन पक्षी कमान पोस्ट के बाहर उतरा। फीनिक्स ने अपने विशाल ज्वलंत पंख फैलाकर पूरे प्रांगण को ढक लिया। जहां तक इस बात का सवाल है कि सिंदूरी पक्षी अपनी पीठ पर किसको लेकर चल रहा था, तो वह वास्तव में एक लाल वस्त्र पहने युवक था। उसके बाल बिखरे हुए थे और हर जगह उड़ रहे थे और उसकी आंखों में चमक थी। उनका प्रदर्शन शानदार था और उनकी गति पूरी तरह से खतरनाक थी। उसके माथे के बीच एक ज्वाला का निशान था, जिसे देखने वालों के हृदय भय से धड़कने लगते थे। ये बबूल गुट का शिष्य दंग रह गया। आखिर क्या हो रहा था? जैसे ही बबूल गुट के शिष्य ने लाल वस्त्र पहने युवक को करीब से देखा, उसकी आंखें और अधिक चकित हो गईं। ये व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है। बबूल गुट के शिष्य की आंखें लिन मिंग से मिली और उसे अचानक लगा जैसे वह एक विशाल काले भंवर में गिर गया हो। कुछ ही सांसों के बाद उसका दिमाग कांप उठा और वह सफेद हो गया तथा भारी मात्रा में खून थूक दिया। लिन मिंग ने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई थी। बात बस इतनी सी थी कि उसे किन शिंगक्सुआन की स्थिति के बारे में पता चल गया था और उसकी अंतरतम हत्यारी मंशा हर जगह बढ़ रही थी, बाहर फैल रही थी और दुनिया को ढक रही थी। दिव्य फीनिक्स रहस्यवादी क्षेत्र में लगभग 1 वर्ष तक चले परीक्षणों के बाद उसने कत्लेआम के अंतहीन दृश्य का अनुभव किया था और उसकी हत्या की मंशा उस सीमा तक पहुंच गई थी जहां वह वास्तविकता में प्रकट हो सकती थी। अब यह हत्यारी मंशा उसके मूड के आधार पर सामने आ सकती है। उनका दर्शन एक ऐसी चमकीली बिजली की तरह था जो किसी साधारण मार्शल कलाकार के आध्यात्मिक सागर को सीधे भेज सकती थी। इस बबूल गुट के शिष्य की साधना मध्य हावेन क्षेत्र में थी, लेकिन लिन मिंग की एक ही नजर से वह लिन मिंग की हत्या की मंशा से घायल हो गया था। आप तुम हो, लिन मिंग। बबूल गुट के शिष्य के पैर कांपने लगे। लिन मिंग ने भौहें सिकोड़ी और उसकी आंखों में काला भंवर एक बार फिर घूमने लगा। मुझे अनुमति दें। बोलते समय किन जिया ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक लंबा जीथर निकाला और फिर कुछ नोट्स बजाए। बबूल गुट के शिष्य के पैर नरम पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। किन जिया ने कहा, वह तुम्हें याद नहीं रखेगा। अब हम 7 गहन घाटियों को खतरे में नहीं डालेंगे। लिन मिंग ने सिर हिलाया। अभी यह खबर सार्वजनिक करने का समय नहीं था कि वह अभी भी जीवित हैं। जैसे ही यह खबर फैली, यांग बोयान पहले से तैयारी कर सकेगा। हो सकता है जब ऐसा हुआ तो यांग बोयान भाग भी गया हो। चल दर, किन जिया फाइशाइन की पीठ पर कूद पड़ी और फाइशाइन ने अपने बड़े पंख फैलाए आकाश में उड़ गई। मार्शल हाउस मास्टर किन जिंगक्सुआन का ध्वनि संचरण चिन्ह क्या है? जैसे ही तेज हवाएं लिन मिंग के बालों पर चली, उसकी आंखें ठंडी और दृढ़ थीं। किन जिया ने आंख भरते हुए कहा, किन शिंगक्सुआन के रक्तदानव द्वीप पर जाने के बाद उसका ध्वनि संचरण चिन्ह रद्द कर दिया गया। अब मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। यदि यांग बोयान किन शिंगक्सुआन से निपटना चाहता था तो उसे स्वाभाविक रूप से किन जिया से संपर्क करने के लिए उसके सभी रास्ते बंद करने होंगे। लिन मिंग का दिमाग डूब गया और उसकी हत्या की मंशा कई गुना बढ़ गई। ध्वनि संचरण चिन्ह के बिना फिर मैं विशाल रक्तदानव द्वीप पर जिंगक्सुआन को कैसे ढूंढूंगा? मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि उसे एक मृत अंत में धकेल दिया जाएगा। इसलिए मैंने उसे उसकी आत्मा का एक टुकड़ा अलग करने को कहा और उसे एक जेड स्लिप में सील करके एक आत्मा जेड स्लिप तैयार की। मैं इसका उपयोग ये जानने के लिए करना चाहता था कि वह अभी भी जीवित है या नहीं, लेकिन इस सोल जेड स्लिप का उपयोग उसकी स्थिति को महसूस करके निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है। किन जिया ने किन जिंगक्सुआन की सोल जेड स्लिप निकाली। लिन मिंग ने इसे देखा और फिर उसका दिल भारी हो गया। एक सोल जेड स्लिप का सोल स्लिप मुख्य सोल से जुड़ा हुआ था। इसका उपयोग उसके मालिक की वर्तमान स्थिति जानने के लिए किया जा सकता है। लिन मिंग महसूस कर सकता था कि किन शिंगक्सुआन का जीवन हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह था। यह बहुत बुरी स्थिति थी। किन जिया ने आह भरी। रक्तदानव द्वीप में अतुलनीय रूप से समृद्ध रक्तदानव ऊर्जा है। भले ही वह कितना संघर्ष कर रही हो, लेकिन यदि वह संघर्ष नहीं भी करती तो भी वह रक्तदानव ऊर्जा उसे धीरे-धीरे नष्ट कर देगी, जिससे उसका जीवन लगातार कमजोर होता जाएगा। एक हाउटियन मार्शल कलाकार अपेक्षाकृत ठीक होगा, लेकिन जिंगक्सुआन केवल प्रारंभिक पल्स कंडेंसेशन अवधि में है। लिन मिंग कुछ नहीं बोला, वह चुप रहा। उसके कानों में तेज हवाएं गूंज रही थीं, लेकिन लिन मिंग के चारों ओर हवा पूरी तरह से रुक गई थी और हवा का एक भी प्रवाह दिखाई नहीं दे रहा था। यह उसके द्वारा प्रकट की जा रही हत्या की मंशा का परिणाम था, जिसने उसके चारों ओर एक क्षेत्र बना दिया था। इस मारक आभा की मोटाई किन जिया को दबा हुआ महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। किन जिया ने हौंकते हुए कहा, कुछ समय पहले वह जल्दी में था और उसने लिन मिंग की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की थी। लेकिन अब जब उसने देखा तो उसे केवल एक भय और सतर्कता का एहसास हुआ। ये युवक एक उग्र दानव देवता की तरह था। यदि भगवान ने उसे रोका तो वह भगवान को मार डालेगा। यदि बुद्ध ने उसे रोका तो वह बुद्ध को मार डालेगा। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके बगल में खड़ा व्यक्ति एक दिवंगत हावेन राज्य का मार्शल कलाकार था। पिछले वर्ष लिन मिंग ने क्या अनुभव किया था? बहुत देर तक माहौल तनावपूर्ण रहा। किन जिया ने कुछ कहने के बारे में सोचा और फिर कहने से पहले झिझकी। किन परिवार और लिन परिवार की स्थिति के बारे में मैंने महारानी मुकियानियों को एक पत्र लिखा और यहां तक कि 2 भेजे, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
लिनमिंग ने भौहें से कोड़ी। उन्हें म्यू कियानयू के चरित्र पर संदेह नहीं था। यदि उसे पता होता कि ऐसा हो रहा है तो वह चुपचाप खड़ी नहीं रहती। वास्तव में म्यू कियानयू को ओयांग बोयांग के साथ अपनी दुश्मनी के बारे में पता नहीं था। इतना ही नहीं, वर्तमान में दिव्य फीनिक्स द्वीप युद्ध में उलझा हुआ था। ये पुष्टि करने के बाद कि वह मर चुका है, वह संभवतः ग्रीन मलबेरी सिटी के लिन परिवार को कुछ उपहार भेजेगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई उसके दोस्तों और परिवार के साथ सौदा करने की कोशिश करेगा। हालांकि किन्जिया ने एक पत्र लिखा था, तो फिर वह पत्र कहां गया? लिनमिंग की आवाज भर आई जब उन्होंने कहा, मार्शल हाउस मास्टर किन, मैं म्यू कियानयू के स्वभाव को अच्छी तरह समझता हूं। वह मुझ पर एहसानमंद है, इसलिए वह ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी। आपका पत्र गायब हो जाना और उसका कोई मतलब न रह जाना, यह उसका कतई इरादा नहीं होगा। मैं इस मामले की जांच करूंगा। लिनमिंग की आवाज कुछ ठंडी थी। वह जानता था कि जब से वह दिव्य फीनिक्स द्वीप में प्रकट हुआ है, हर कोई उसकी उपस्थिति की सराहना नहीं करता। ऐसे बहुत से लोग थे जो उससे बहुत ईर्ष्या करते थे। इतना ही नहीं, उसने उनके संसाधन भी छीन लिए थे, यहाँ तक कि वर्मिलियन बर्ड रक्सार की शीशी भी छीन ली थी। उसे पता नहीं था कि कितने लोग उससे बेहद नाराज थे। इस बार जो कुछ हुआ था, उससे लिनमिंग ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था। अपने सभी शत्रुओं के प्रति वह निर्दयी होगा। लिनमिंग 6000 मील आगे एक नया ट्रांसमिशन एरे है जिसे 5 एलिमेंट रीजन के थंडरक्रेस्ट सेक्ट द्वारा स्थापित किया गया है, जो हमें सीधे ब्लड डायमंड द्वीप पर भेज सकता है। अगर हम वहां से जाएं तो हम कुछ ही घंटों में ब्लड डायमंड द्वीप पर पहुंच सकते हैं और पूरे 2 दिन बचा सकते हैं। दक्षिणी सागर अतुलनीय रूप से विशाल था। इस महान युद्ध के दौरान प्रत्येक संप्रदाय को आसानी से अपने परिवहन के तरीके खोजने थे, इसलिए कई अस्थायी संचरण व्यवस्थाएं स्थापित की गई थी। किन्जिया ने कुछ समय पहले समुद्री मानचित्र इसलिए लिया था ताकि प्रत्येक ट्रांसमिशन सरणी की स्थिति निर्धारित की जा सके और सबसे तेज मार्ग की योजना बनाई जा सके। मैं समझ गया। लिनमिंग ने फाइशाइन के शरीर में सच्चा सार डाला, जिससे फाइशाइन की गति बढ़ गई। इस समय उसके हृदय में हत्या की मंशा राक्षसी स्तर तक बढ़ गई थी। बहुत समय पहले 6000 मील की दूरी गुजर गई। फाइशाइन की पूरी गति से वहां पहुंचने में मात्र 2 घंटे लगे। लिनमिंग की दृष्टि के क्षेत्र में एक द्वीप दिखाई दिया, जैसा कि समुद्री चार्ट पर बताया गया था।